फूल है गुलाब का, नशा है मोबाइल का। फूल है गुलाब का, नशा है मोबाइल का। अरे बेटा पढ़ लो, कुछ महीने में बोर्ड्स है आपका। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एक अगले चैप्टर का वन शॉट जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाँ, ये वही चैप्टर है जो कि स्कूल में तुम्हें समझ नहीं आया। आईयूपीएसी नेमिंग की तो बात ही छोड़ो, आइसोमेरिज्म तुम्हें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। होमोलोगस सीरीज, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये सब कुछ आज मैं तुम्हें मात्र 2 घंटे के अंदर डिटेल में कराऊंगा। जितना पढ़ाऊंगा इनफ होगा, जितने क्वेश्चंस कराऊंगा इनफ होगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम इस लेक्चर के अंदर पढ़ लोगे और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर आ सकते हैं और पिछले साल के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, सारी चीजें एक लेक्चर के अंदर। सबसे पहले बता दो, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी कैसी है? हाँ भाई, अंदर जोश है ना, एनर्जी है ना, वो एनर्जी मुझे चाहिए पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है, बोर्ड्स पास आ गए, हमें उन लोगों को प्रूव करके दिखाना है जो कि हमसे बोल रहे थे कि तू नहीं कर पाएगा, उन लोगों को हमें गलत प्रूव करना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मेरे मन में सवाल आया, क्या है कार्बन? अरे भैया एक बात मुझे बताओ, हमने कोई चैप्टर नाइट्रोजन पे पढ़ा? नहीं पढ़ा। ऑक्सीजन पे पढ़ा? नहीं पढ़ा। ये कार्बन में ऐसा क्या खास है? ये कार्बन ना क्लास का वो लड़का है जो कि पीछे वाली बेंच पे बैठता है लेकिन टॉप कर जाता है। कुछ तो इसमें खासियत है। तो मैंने पूछा क्या है कार्बन में खास? तो देखो, कार्बन सबसे पहले तो एक नॉन मेटल होता है, इतना आपको याद होगा, इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अब कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6 और जो मास नंबर होता है यानी जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12U। ठीक है, अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, अगर आप ध्यान से देखो 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप सबको पता होगा। यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी भैया, इतनी बात तो हम समझ गए। उसके अलावा एक चीज समझो कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। और कार्बन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाया जाता है, ज्यादा नहीं पाया जाता, ओनली 0.02% कार्बन होता है। उसके अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसमें भी तो कार्बन है, तो वहां पर जो कार्बन होती है वो भी सिर्फ 0.03% होती है। लेकिन फिर भी हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन के ऊपर, तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या है? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो कार्बन है ना, इसी से पूरी की पूरी ब्रह्मांड, पूरी की पूरी दुनिया मिलके बनी है। समझाता हूं कैसे। देखो, कार्बन क्या होता है ना, कार्बन फॉर्म्स मिलियन ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इट्स वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल का मतलब तो समझते होगे, ये वो लोग होते हैं क्लास के जो कि क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं, टेबल टेनिस भी अच्छा खेलते हैं और टॉप भी कर जाते हैं, है ना। कार्बन भी ऐसा ही है जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। इवन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट मटीरियल लाइक फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन एंड फ्यूल आर कार्बन बेस्ड। यानी हमारी बॉडी भी कार्बन से बनी है, प्लांट भी कार्बन से बना है, सब कुछ कार्बन से बना है। इस वजह से हम कार्बन के ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब कार्बन को और गहराई से जानते हैं। भैया कार्बन, भैया में क्या खासियत है, थोड़ी खासियत वसीयत जान ले हैं। तो देखो भैया, कार्बन जो है बहुत खास है। क्यों? क्योंकि कार्बन ना आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता। अब पिछले चैप्टर में हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था। क्या था आयोनिक कंपाउंड? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो कंपाउंड बने, इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया, लेने देने से जो बने उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते थे। याद आया? कैटायन, एनायन। ठीक है जी, है ना। अब इमेजिन करो, इमेजिन क्या करो, तुम्हें पता ही है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होना है। तो क्या ऑप्शन है? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, अरे ले सकता है, नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। पर पता है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों ही नहीं कर सकता। भैया काहे नहीं कर सकता? बता रहा हूं ना। देख, पहली चीज, ये 4 इलेक्ट्रॉन सामने वाले से ले क्यों नहीं सकता? मैं बताता हूं रीजन। क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ओवरऑल, मतलब जो कार्बन एटम है, उस ओवरऑल कार्बन एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन तो उसके पास 6 ही थे। अरे प्रोटॉन तो 6 ही थे, है ना, है ना। देखो, जितना एटॉमिक नंबर होता है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन 6 है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो कार्बन है बेचारा छोटा सा एलिमेंट है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो छोटा होता है और ये अनस्टेबल हो जाता है ना। क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, अगर हम इसको दे नहीं सकते तो हम इससे खींच सो सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, कार्बन से ना चारों के चारों इलेक्ट्रॉन उधार मांग लेता हूं। तो मैं गया कार्बन के पास, मैंने बोला कार्बन भैया चारों इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम स्टेबल हो जाओगे। तो कार्बन रोते रोते बोलता है, भैया अगर मैंने आपको चारों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मेरे पास
इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाऊं। यानी रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर ह्यूज एनर्जी, और उतनी एनर्जी कार्बन भैया पे नहीं है। कार्बन भैया परेशान, ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। इस वजह से कार्बन डू नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। तो भैया क्या करेगा? घर पे बैठ के हवन करेगा क्या? कुछ तो करेगा ना, कंपाउंड तो बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो कार्बन भैया क्या करते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब भैया ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है? देखो ये ना आपसी रिश्ता है। जैसे कि तुमने देखा होगा स्कूल के अंदर, जब तुम टिफिन में सैंडविच लाते हो और तुम्हारा दोस्त मैगी लाते हैं, तो तुम आपस में एक आपसी रिश्ता बना लेते हो कि भाई देख, एक सैंडविच मैं तुझे दूंगा, थोड़ी मैगी तू मुझे देगा। करते हो ना? क्या करा तुमने? शेयरिंग कर लिया। वैसे ही कार्बन क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। तो डेफिनेशन याद रखना, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स between two atom so that they both achieve a stability। यानी दोनों एलिमेंट स्टेबल हो गए और इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या करा? शेयर करा। ना किसी को दिया ना किसी से लिया, बस क्या करा? उन्होंने शेयर करा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है कोवलेंट। और ये जो मैंने आपको अभी पिछले बताया ना कि वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है, अभी दिखाऊंगा भी, ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी तुम्हें याद रहनी चाहिए। अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज थी ना, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके एकदम अपोजिट है। भैया आयोनिक की हमें याद ही नहीं है। अरे मूर्ख बालक, तेरे को इतनी मेहनत से मैंने तेरे को सिखाया था, भूल गया तू इतनी जल्दी? आयोनिक कंपाउंड की अगर प्रॉपर्टी याद रखनी है तो नमक का एग्जांपल याद रखो। नमक 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 कैसा होता है? सॉलिड होता है। पहली प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड। अच्छा, नमक पानी में मिल जाता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह उसमें नहीं मिलता। यानी आयोनिक कंपाउंड्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है भैया। उसके अलावा ये जो नमक होता है ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट लिक्विड या फिर मोल्टन स्टेट में, है ना, हाँ, कंडक्ट करता था। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसकी एकदम उल्टी प्रॉपर्टी तुम्हें क्या रख देनी है? इधर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर रख देनी है। जैसे कि नमक जो था उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई था, तो कोवेलेंट का कैसा होगा? लो होगा। तो अगर आपको नमक की प्रॉपर्टीज याद है, उसकी अपोजिट होती है किसकी? कोवेलेंट कंपाउंड की। जैसे कि सबसे पहले फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट कैसी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। यानी एक कोवेलेंट कंपाउंड तीनों प्रकृति में अवेलेबल है। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड कैसा था? सॉलिड था। अगली प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। अब उसका रीजन तुम्हें याद रखना है। रीजन क्या है? कि इनके बीच की जो फोर्स होती है जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं वो बहुत वीक होती हैं। तो याद रखना, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो कमजोर है, वीक है। ठीक है जी भैया। अगला, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके पास आयंस ही नहीं है। जब तक किसी भी कंपाउंड के पास आयंस नहीं होंगे वो बिजली को कंडक्ट नहीं करेगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट हैव फ्री आयंस, जिसकी वजह से बिजली को कंडक्ट नहीं करते। अगला, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी जो आयोनिक की प्रॉपर्टी थी उसका एकदम क्या करना है बेटा? हमें अपोजिट कर देना है। क्या बात समझ में आई? है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पढ़ लिया करो, पेपर के अंदर आ जाएगा। और तुमने कभी मतलब तुमने ऐसा नोट करा है कि जो चीज तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो कभी पेपर के अंदर नहीं आएगी, और जब पेपर आता है तुम पेपर खोलते हो, अरे भैया ये टॉपिक तो मैं कल ही छोड़ के आया था ये सोच के कि ये तो नहीं पूछा जाएगा, और वही पूछ लिया जाता है ना। तुम्हारी किस्मत ऐसी है बेटा, तो इसलिए ये पढ़ लेना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। चलिए, अब कोवेलेंट कंपाउंड हम समझ गए, कोवेलेंट बॉन्ड हम समझ गए। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। एक सिंगल, तुम्हारी तरह सिंगल। वैसे भी बेटा अगर हर कोई रिलेशनशिप में जाएगा तो इमेजिनेशनशिप में कौन जाएगा? तुम जाओगे, और कौन जाएगा? तो एक तो होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है जी। जबकि जब डबल बॉन्ड बनता है, जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बन गया, तो यहां पर क्या होता है?
टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो यहां पर ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग होगी। अब इनका जो डायग्राम है ये हम आगे पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, मैं सब कुछ तुम्हें आगे पढ़ा दूंगा। अभी तुम्हें इतना पता चल गया कि सिंगल डबल ट्रिपल क्या होता है, ठीक है जी। आ जाओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की कई भी दो प्रॉपर्टीज बता दो। तो सबसे पहले लो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लिख के आ सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉल्युबल वाटर में नहीं होता, तो ये सब चीजें आप यहां पर लिख के आ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव रीजन व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। याद रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इनके अंदर क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आंसर यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। Why do covalent compound do not conduct electricity? Because they do not have free ions. I hope ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन, differentiate between ionic and covalent compound. वही है भाई डिफरेंस। आयोनिक की पहले प्रॉपर्टी लिखो, उसकी एकदम अपोजिट प्रॉपर्टीज कोवेलेंट के अंदर तुम लिख के आ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना। Why does CCl4 does not conduct electricity though it contains chlorine? एक कंपाउंड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। तो ये बिजली को कंडक्ट नहीं करता, ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड वी नो कोवेलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि ये जो होता है ना, ये एक प्रकार का क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है भैया जी, हमको ये भी समझ आ गया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, कार्बन की एक खूबी तो तुम्हें पता चल गई कि जो कार्बन भैया है ना, बहुत स्मार्ट है। ये जो है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक नहीं बनाते। लेकिन इसकी और भी खूबी है जो कि मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली खूबी, कैटिनेशन। क्या बोला बेटा मैंने, कैटिनेशन। अब इसका ये मतलब नहीं है बिल्लियों का देश, कैटिनेशन बिल्लियों का ना 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 ना, ना, ना बिल्लियों का देश नहीं। कैटिनेशन का मतलब होता है एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ऐसे समझो, कार्बन अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ हाथ जोड़ता जाता है, हाथ जोड़ता जाता है और लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स क्रिएटिंग अ लॉन्ग चेन्स, यानी लंबी लंबी चेन्स बना लेता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ये तो पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की, कौन सी, कैटिनेशन, यानी लॉन्ग चेन्स बनाता है कार्बन कार्बन के अंदर, है ना। इस वजह से कार्बन प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है भैया। अगली प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी यानी तुम्हें पता होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। इसका पता है क्या मतलब है, कि कार्बन के ना 4 हाथ हैं। हाँ, इसका ये मतलब है। वो तुमने देखा बेन 10 पहले आता था, उसमें एक वो 4 आर्म्स आता था, पता नहीं तुमने देखा ही नहीं देखा, तुम तो फ्री फायर खेलते हो, बट मैंने देखा था, उसमें ना 4 हाथ होते थे। ऐसे ही तुम्हें ये इमेजिन करना है कि जो कार्बन भैया है ना, इन कार्बन भैया के कितने हाथ होंगे, देखो 4 हाथ होंगे, 1 2 3 4, यानी ये 4 अलग अलग एलिमेंट से अटैच हो सकते हैं, और उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेट्रावेलेंसी। यानी कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, यानी ये 4 अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, और इसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंसी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगला, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट। देखो एक और प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। इस वजह से ये अगर किसी के साथ भी रिश्ता बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, यानी कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है जी। कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद HONS एक्सेट्रा। रीजन, कार्बन एटम इज स्मॉल इन साइज, न्यूक्लियस होल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, है ना। तो कार्बन का जो साइज है वो कैसा है, वो एकदम छोटा सा है, जिस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे कार्बन को अच्छी तरीके से होल्ड करके रखता है। चलिए भैया, हमको ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगला, पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन क्या है, देखो कार्बन की छोटी छोटी चेन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमर्स। वो मोनोमर्स जुड़ते जाते हैं और बड़ी चेन्स को बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीमर्स, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये भी कार्बन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब कार्बन क्या करता है, छोटी छोटी चेन से बड़ी बड़ी चेन्स बना लेता है। तो यानी द प्रोसेस वेयर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। भैया कितनी खूबियां हैं कार्बन में, अरे अभी तो और सुनो, एक और है। कार्बन ऑल्सो शोज आइसोमेरिज्म। भैया अब ये आइसोमेरिज्म कौन सी बला है, देखो आइसोमेरिज्म शायद तुमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, 9th, ओहो 9th में तो पढ़ाई नहीं करी तुमने, है ना, तुम तो मजे कर रहे थे। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी बता देता हूं। देखो आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसका फॉर्मूला सेम है, दिखता एक जैसा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर अलग है।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म एंड कार्बन फॉर्म्स आइसोमर्स, यानी कार्बन इस प्रॉपर्टी को भी शो करता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी आपको आइसोमेरिज्म अगर नहीं भी समझ में आया टेंशन मतलब, डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखे जाए, यहां पे पूछे गए हैं 2024 के अंदर। कार्बन, यहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है और ये बताना है कौन सी करेक्ट है। कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर, नहीं बैड होते हैं, तो दूसरी स्टेटमेंट एकदम सही है। दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यस, कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है बहुत ज्यादा वीक होती है, तो इसका आंसर होगा 2 और 4। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? सी ऑप्शन यहां पर हमारा मैच कर जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजनिंग। ये असर्शन रीजनिंग आजकल बच्चों को बहुत परेशान करती है, आ जाओ। कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ नोबल कॉन्फिगरेशन है। कार्बन तो इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ले सकता है, तो असर्शन ही गलत हो गया। और सबसे इजी क्वेश्चन वो होता है जब आपका असर्शन ही गलत निकले, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको बस डायरेक्टली डी पे टिक लगाना है, यानी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, क्योंकि अगर ए गलत हो जाता है तो एक ही ऑप्शन सही हो सकता है जो कि डी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन, वाई इज कार्बन कंसिडर्ड अ यूनिक एंड वर्सेटाइल एलिमेंट। अब अगर ये पूछ लिया जाए तुमसे कि कार्बन में क्या खास है, तो अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, पॉलीमराइजेशन, कैटिनेशन, कैटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो तुम्हें आंसर में लिख के ही आना है। उसके अलावा टेट्रावेलेंसी है ना, आइसोमेरिज्म, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी प्रॉपर्टीज आप इसके आंसर में लिख के आ सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब भैया ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अरे एलोट्रॉप्स ना बहरूपिया है। जैसे मान लो तुम्हारा एक बहरूपिया मैं तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दूं, यानी तुम्हारा हम शक्ल, वही होता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल, समझना बेटा पहले एक बार डेफिनेशन देख लो फिर मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। मतलब क्या होता है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होता है, बट इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो अलग हो जाता है, यानी ये बहरूपिया है। तो समझना, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इन विच atom are arranged in different way giving them different physical properties but same chemical properties। यानी एलोट्रॉप्स क्या है? जहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एकदम अलग है। अब कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरिन। इस फुलरिन के बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं डायमंड में ऐसा क्या है भैया। डायमंड है भैया, डायमंड तो हमारे लिए तो डायमंड वही है ना। पर तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, डायमंड डू नॉट शाइन। तुम्हारे साथ बचपन से धोखा किया गया है, बोला जाता है ना शाइन लाइक अ डायमंड। अरे डायमंड शाइन ही नहीं करता। जब डायमंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, डायमंड शाइन नहीं करता। डायमंड को ऐसे घिसा जाता है, ऐसी शेप में घिसा जाता है कि डायमंड में से जब लाइट आए तो डायमंड शाइन करे, वरना डायमंड एक्चुअली में शाइन नहीं करता। धोखा हो गया तुम्हारे साथ, ठीक है। आ जाओ, तो डायमंड जो है वो कार्बन से बनता है, वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है पहले आपको याद रखना है, वो 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। यहां पर ये डायग्राम आपको दे भी रखा है, ये आप डायग्राम देख सकते हो किसका है, डायमंड का स्ट्रक्चर है। अब डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन चारों हाथ, एक कार्बन के 4 हाथ हैं, चारों हाथ पे 4 अलग अलग कार्बन जुड़े होते हैं, यानी एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से क्या होता है, ऐसे ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्यों? क्योंकि एक कार्बन जब 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है तो उनके बीच की जो फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अगला, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि इनके चारों हाथ भरे हुए हैं, तो इनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अगला, सिंथेटिक डायमंड कैन बी मेड बाय अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर, यानी आजकल सिंथेटिक डायमंड भी बना दिए जाते हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। और इसका यूज कहां होता है? यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास एंड रॉक्स। उसके अलावा ज्वेलरी वगैरह में तो होता ही है, वो तुम्हें पता ही है। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट में ऐसा क्या खास है? पेंसिल में देखा है ग्रेफाइट? हाँ, अब पता है ग्रेफाइट जो होता है ना, उसमें एक कार्बन के 3 हाथों पे 3 अलग अलग कार्बन होते हैं, लेकिन उसका एक हाथ खाली होता है। यानी अगर मैं बना के दिखाऊं तो 3 तो कार्बन है बट एक हाथ इस कार्बन का खाली है, जिस वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जब एक किसी के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करता है? वो बिजली को कंडक्ट करता है। इस वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड टू दी 3 अदर कार्बन एटम्स इन अ हेक्सागोनल प्लेन। अब यहां पर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं नीचे दिखाऊं तो ये लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागन समझते हो? हेक्सागन समझते हो? ये होता है हेक्सागन। ऐसी शेप में लेयर बाय लेयर, एक कार्बन की लेयर उसके ऊपर दूसरे कार्बन की लेयर, ऐसे अरेंजमेंट होती है किसकी? ग्रेफाइट की। लेयर्स ऑफ हेक्सागन शीट आर प्लेस्ड वन अबव द अदर
सॉफ्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी बिकॉज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। अगर आपने ग्रेफाइट देखा हो तो ऐसे स्लिप भी करता है ना, लिखते हो ना, है ना, स्लिप करता है। क्यों? क्योंकि उसमें लेयर्स होती हैं, तो लेयर्स आपस में स्लाइड कर सकती हैं। अगला, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे भैया एक हाथ खाली है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। यूज कहां किया जाता है? पेंसिल, लेड वगैरह वगैरह में, वो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ा जाए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे एलोट्रॉप की तरफ, जो कि है फुलरीन। फुलरीन क्या होता है बेटा? फुलरीन कुछ नहीं है, ये जो चिप्स वगैरह होती है ना, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिसिन के अंदर एक कंपाउंड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं C60। क्या बोलते हैं? C60। इसका एक्चुअल नाम क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन। अब ये आप देख सकते हो, ये एक फुटबॉल की तरह दिखाई देता है, ऐसे फुटबॉल की तरह आपको ये दिखाई देता है। ठीक है, अब ये कहां पे यूज होता है, बस आप इतना जान लो, बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये यूज होता है मेडिसिन के अंदर, उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजीज के अंदर, यानी चिप्स वगैरह के अंदर ये यूज किया जाता है। और इसकी शेप याद रखना, इसकी शेप होती है स्पेरिकल। कैसी होती है? स्पेरिकल स्ट्रक्चर इसकी शेप होती है। ठीक है, तो तीन टाइप के हमने एलोट्रॉप्स पढ़ लिए, डायमंड, क्या, ग्रेफाइट, और लास्ट फुलरीन। ठीक है जी भैया, समझ आ गया। क्वेश्चन देखते हैं यहां से सवाल कैसा आया। द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज, भैया डायमंड का स्ट्रक्चर तो 3D था, और केमिस्ट्री के अंदर हम 3D स्ट्रक्चर को आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल। चलिए, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर बोथ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हाउएवर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज डायमंड डज नॉट। क्यों? क्योंकि डायमंड में क्या होता है, वन कार्बन इज बॉन्ड विद 4 अदर कार्बन, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जबकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। भैया ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको अपने भेजे में डालो, और ये सारे आंसर ना तुम्हें एग्जाम में लिख के आने हैं, है ना। ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि अभी तुम कुछ भी नोट नहीं कर रहे होगे, ऐसा लग रहा होगा पिक्चर चल रही है ना, है ना, सही बताओ, है ऐसा लगा पिक्चर चल रही है, आराम से बेड पे बैठे हुए हो, बेड पे, है ना, बेड पे बैठ के आराम से ऐसे एंजॉय कर रहे हो, कॉपी पेन लिया, ठीक है, ज्यादा स्मार्ट मत बने, बिना कॉपी पेन के पढ़ाई कर लोगे। वाह बेटा वाह, वाह। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, व्हाई डू दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि एक का 3D स्ट्रक्चर होता है, एक का लेयर्स वाला स्ट्रक्चर होता है, एक में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, एक में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं आगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन की तरफ। भैया ये हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो यार, हाइड्रोकार्बन वो चीज है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। क्या बोला मैंने? वो चीज जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। वेरी सिंपल, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये तो बहुत सिंपल है। अब हाइड्रोकार्बन भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, भैया एलिफेंट नहीं, एलिफेंट नहीं, एलिफेटिक, और एक होता है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, बट एक चीज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की आपके सिलेबस में जो कि मैं आपको बता देता हूं, वो है बेंजीन। क्या बेटा? बेंजीन। क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूं। आपको हेक्सागन बनाना है। सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा? ऐसे कार्बन से हेक्सागन बनाना है, कार्बन 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 कार्बन, हेक्सागन बन गया। देखो हेक्सागन बन गया, 6 कार्बन आ गए हेक्सागन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड समझते हो? तो मान लो तुमने यहां से शुरू करा, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड लगाया, फिर एक डबल बॉन्ड को छोड़ दो, यहां पे मत लगाओ, अगले पे लगाओ, है ना, फिर अगले को छोड़ दो, फिर यहां लगाओ। तो ये जो होता है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, है ना। अब एक बार ध्यान से देखना, कार्बन के कितने हाथ भर गए? 2 हाथ, 1 हाथ, 3 हाथ भर गए, अभी भी 1 हाथ तो खाली है, तो 1 हाथ पे क्या जाएगा? अरे हाइड्रोकार्बन का जब भी हाथ खाली दिखे तो उस पे क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ देना है। यहां पर एक हाइड्रोजन जोड़ो, 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 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो क्या मैं बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 ये लिख सकता हूं? ठीक है जी, क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड C6H6 और उसका नाम बताओ, तो नाम होता है बेंजीन और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में इससे ज्यादा आपके 10वीं के सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लासेस में है, वो आप साइंस वाइंस में आओगे तो दिखाएंगे आपको। ठीक है, हाँ, बट अभी के लिए एरोमेटिक खत्म, एलिफेटिक पे आते हैं। अब जो एलिफेटिक होते हैं ना, वो ना 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब तुम बोलोगे भैया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है? यार तो मुझे एक बात बता, जब तू पढ़ रहा होता है और तेरे दिमाग का ऐसा एकदम हो जाता है कि बस यार भैया अब तो कुछ नहीं जा रहा दिमाग के अंदर है, अब तो एकदम ब्लैंक हो गया है ना एकदम,
तो तुम क्या बोलते हो, आई एम सैचुरेटेड, है ना, अंग्रेजी में आई एम सैचुरेटेड, मैं भर चुका हूं, है ना, और अनसैचुरेटेड यानी अभी भी झागा खाली है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें एडिशन नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते किसी भी चीज को, बट अनसैचुरेटेड में हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, एल्केन। एल्केन कौन से कंपाउंड होते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा, ये भी तुम्हारी तरह एकदम सिंगल है बेटा, ठीक है। तो तुम्हें अपना एक दोस्त मिल गया, देख रहे हो तो एल्केन क्या है, सिंगल है तुम्हारी तरह। यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड यहां पर बना हुआ है, एल्केन सिंगल बॉन्ड। ये सैचुरेटेड में आता है, क्यों, क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं जा सकता, इसमें ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल है भैया, सिंगल है तो और क्या जोड़ लोगे। बट फिर आते हैं दो अनसैचुरेटेड के अंदर, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड, और एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर 3 बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। मैं किसकी बात कर रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है जी। डबल, ट्रिपल, सिंगल, क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके एग्जांपल मैं देता हूं, इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एल्कीन, और ये क्या है, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। सैचुरेटेड कौन है, सैचुरेटेड ये है, क्योंकि इसमें मैं जोड़ नहीं सकता, एडिशन नहीं कर सकता मैं इसमें, बट भैया इसमें तो मैं कर सकता हूं। अरे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को तोड़ दूंगा और एडिशन कर दूंगा। यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ दूंगा, एडिशन कर दूंगा। तो एडिशन इज ओनली पॉसिबल इन दीस टू, इसलिए हम इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। अभी जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ना, इनका एक जनरल फॉर्मूला है, जो कि मैं गाना गा के तुम्हें समझाऊंगा। गाना गाए, कह दो ना +2 आ जाओ, कह दो ना, ध्यान से देख ले बेटा, कह, देखना बेटा, कह दो ना +2, गाने की पहली लाइन कह दो ना +2, दूसरी लाइन सुनो, कह दो ना, बस इतनी है बेटा। दूसरी लाइन कह दो ना, ठीक है भैया, कह दो ना। तीसरी लाइन कह दो ना -2, चलो बेटा, कह दो ना -2, क्या बात है, क्या ही बात है। अब भैया ये क्या है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एंड दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास 2 कार्बन है और मुझे कोई एल्केन बनाना है, 2 कार्बन है, एल्केन बनाना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करो फटाफट से, n की वैल्यू 2 पुट करो और ये हो जाएगा C2H6। अब इसको आप पता है ड्रॉ करके चेक भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला काम आता है नहीं आता। मान लो 2 कार्बन है और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एल्केन बनाना है। अब हाइड्रोजन जोड़ो, एक कार्बन के कितने हाथ भिड़ू, अरे बोल दे भिड़ू, 4 हाथ, तो 1 2 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला वैलिड हो गया। सिमिलरली अगर 2 कार्बन है, अगर मुझे एल्कीन के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगा C2H4, बहुत सही, और एल्काइन के लिए मैं लिखूंगा C2H2। ये हो गया एल्काइन का फॉर्मूला, बना के देख भी सकते हो। अगर आप कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे तो 3 हाथ तो दोनों के बर्बाद हो गए, एक एक हाथ बचा है, उन दोनों पे आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या आएगा, C2H2। अरे बोल दे भाई, समझ आया तेरे को, भेजे में गया नहीं गया, या ऊपर से शिक 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 करके निकल गया, आई होप समझ आ रहा है यार। चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया, आपको बस इतना देखना है, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या है वो सैचुरेटेड, उसमें और चीजें ऐड नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर है। चलिए बहुत बढ़िया, अब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, नामकरण की तरफ। यानी अब भैया हम नामकरण करने वाले हैं किनका, कुछ कंपाउंड्स का, कुछ कंपाउंड्स को हम देखेंगे और उनका नामकरण करेंगे। क्या तुम सब एक्साइटेड हो नामकरण के लिए? उससे पहले क्वेश्चन देख लें, आ जाओ। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है भाई, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, हाउ आर दे क्लासिफाइड, बताओ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कैसे क्लासिफाई किया जाता है आपको पता है, दो पार्ट्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। बहुत सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। भैया बहरूपिया पहचानना है, कौन है डिफरेंट, जरा देख के बताओ इनमें से। अब तुम सोच रहे होगे भैया कैसे पहचाने बहरूपिया को, तो देखो बहरूपिया को बड़ी सिंपल सी ट्रिक से पहचानना है। आपको ये देखना है कि इनमें कॉमन क्या है, ये क्या ये एल्केन है, क्या ये एल्कीन है, क्या ये एल्काइन है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कौन से फॉर्मूला पे वैलिड हो रहा है, CnH2n+2, यानी ये एक एल्केन है।
ये क्या है, ये एक एल्केन है। पर जब मैंने इसको देखा तो 7 इंटू 2 4 होता है, 14 होता है। तो यानी ये क्या है, ये एक प्रकार का एल्कीन है। ये एल्केन था, ये एल्कीन है। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूं। 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, यानी ये भी एक एल्केन है। यानी ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, और इसको भी चेक करोगे तो ये भी एल्केन निकलेगा। तो बहरूपिया कौन है? अरे भैया तुम कहां से आ गए बीच में भैया, है तुम तो एल्कीन थे, तुम हमारी दौड़ में कैसे दौड़ने लगे हैं भाई? तुमको समझ भी आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आ रहा है ना पक्का? कुछ बच्चे तो ऐसे हैं ना, क्योंकि आंसर शीट के अंदर एकदम ब्लैंक छोड़ के आते हैं, और जब पूछा जाए कि बेटा क्यों नहीं लिख के आए पेपर के अंदर, सर साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। आजकल ज्यादा पॉडकास्ट वगैरह देखने लगे ना तुम, उसमें यही जवाब आते हैं। चलो, इमेज रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यू हाइड्रोकार्बन, व्हिच वन ऑफ दीज इज क्लासिफाइड एज एल्काइन। आपको बताना है एल्काइन कौन सा है, तो ट्रिपल बॉन्ड देखना है, बहुत सिंपल सी बात है। ट्रिपल बॉन्ड यहां पर भी है भैया, यहां पर भी है भैया, ए और डी टिक कर दो, बोथ ए एंड डी। चलिए, बस ट्रिपल बॉन्ड देखना था एल्काइन को ढूंढने के लिए। चलें अब नामकरण पे बढ़े। ठीक है, अब देखो 3 प्रकार के कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, उनको हमें नामकरण करना है। सबसे पहले होता है स्ट्रेट चेन, जो कि एकदम सीधा है, स्ट्रेट चेन। फिर आता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है, मान लो कार्बन 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 और बीच में एक कार्बन टपक गया, तो ये क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया, ब्रांच हाइड्रोकार्बन हो गया है। तो इसके लिए नामकरण एकदम अलग होता है, यानी नेमिंग अलग होती है और बहुत डिफिकल्ट होती है, और मैं तुम्हें आसान तरीके से समझा दूंगा, तुम वाई टू फियर पी के भेज दिया। ठीक है जी। और एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले शुरू करें किससे, स्ट्रेट चेन से। ठीक है, तो देखो आपको ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर एक कार्बन आ रहा है, अकेला कार्बन है, तो उसका एक निकनेम है, उसको हम बोलते हैं मिथ। जैसे तुम्हें सोनू मोनू चिंटू पिंटू किंटू पिंटू बोलते हैं, वैसे इनको हम बोलते हैं मिथ। 2 कार्बन आ गए अगर भाई, तो उनको हम बोलेंगे इथ। 3 कार्बन आ गए तो उसको हम बोलेंगे प्रॉप। 4 कार्बन आ गए तो उसको हम बोलेंगे ब्यूट। ठीक है, बट नहीं, ब्यूट। और अगर 5 कार्बन आ गए, पेंट। अरे भैया वो वाली पेंट नहीं। 6 कार्बन आ गए तो हेक्स, 7 कार्बन आ गए तो हेप्ट, 8 कार्बन आ गए तो ऑक्ट। बस आपको यह पता होना चाहिए। अब देखो बेटा, अगर 2 कार्बन है और उन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या बोला मैंने, 2 कार्बन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा? पहले तो 2 कार्बन का नाम लिखो इथ, और सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन। एल्केन का जो एन है ना, देखो एल्केन का ये जो लास्ट के 3 वर्ड है ना, इनको उठाओ और इनको यहां जोड़ दो, यानी ये हो जाएगा इथेन। क्या हो गया बेटा? इथेन। वहीं पर अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अब क्या होगा? 2 कार्बन यानी इथ तो लिखना पड़ेगा, इथ तो लिखना पड़ेगा, बट ये एल्कीन है। ये क्या है बेटा? ये एल्कीन है। तो ये जो ईएन है ना, इसको उठाया और यहां पर जोड़ दिया, तो ये आ गया इथीन। बहुत बढ़िया। अब इमेजिन करो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इथ तो लिखोगे, बट एल्काइन का देखो यहां पर ना स्पेलिंग्स का गेम है बेटा, यहां पर स्पेलिंग गलत नहीं करनी है तुम्हें। एल्काइन का ये उठाओ और यहां पे जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इथ आइन, यानी इथाइन। क्या ये बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल को कर सकते हो। इमेजिन करो मैं तुमसे बोलूं कि भैया एक कंपाउंड है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है। अभी के लिए मैं हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहा हूं, हाइड्रोजन तुम जोड़ सकते हो। चलो एक बार तुम्हें हाइड्रोजन जोड़ के भी दिखाई देता हूं। जैसे इसका एक हाथ भरा हुआ है, तो 3 हाथ पे हाइड्रोजन जोड़ो, फिर इसके 2 हाथ पे हाइड्रोजन, 2 हाथ पे हाइड्रोजन, इसके 3 हाथ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? ये ओवरऑल हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। अब आप मुझे बताओगे कंपाउंड क्या है? 4 4 क्या होता था भैया? मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। और एल्केन यानी एन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? जल्दी बता दो, इसका नाम क्या आ गया? इसका नाम आ गया ब्यूटेन। चलो बहुत बढ़िया, ब्यूटेन। 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो, अरे बोल, प्रोपेन। ठीक है, अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता तो, ये डबल बॉन्ड कहां? कहीं पर भी डबल बॉन्ड होता, अरे कहीं पर भी डबल बॉन्ड होता तो क्या करता बता? तो क्या करता भैया? ऑब्वियस सी बात है, अगर डबल बॉन्ड होता तो मैं क्या करता? ब्यूटीन, ब्यूटीन कर देता, ब्यूटीन कर देता। मान ले यहां पर डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या आएगा? ब्यूटीन। बहुत बढ़िया। पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये तुम्हारा आंसर लॉजिकली ठीक है बट साइंटिफिकली गलत है, ये क्या बोल रहे हो भैया? बता रहा हूं। देख अभी ना हमें इसमें एक चीज और याद रखनी होती है कि डबल बॉन्ड कहां पर है, कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हमें नंबरिंग भी करनी होती है। ठीक है, और तुम्हें यह देखना है कि नंबर छोटा कहां पे पड़ेगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल से घर जाने के 2 रास्ते हैं, तुम कौन से रास्ते से जाओगे?
हाँ, जहां पे तुम्हारी महबूबा खड़ी होगी। अरे नहीं, जो छोटा पड़ेगा वही रास्ते से जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि छोटा कौन सा रास्ता पड़ रहा है। तो देखो यहां से नंबरिंग करो 1 2, दूसरे कार्बन पे ही आ गया। यहां से नंबरिंग करो 1 2, यहां पर भी दूसरे कार्बन पे आ गया। तो यानी किसी भी रास्ते से जाओ, दूसरे कार्बन पे क्या होगा, दूसरे कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका एक्चुअली यहां पे आपको 2 लगा देना है और ये आ जाएगा 2 ब्यूटीन। क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटीन। यानी ये जो नंबरिंग है ना, ये करनी भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं और नंबरिंग करूंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी लोड नहीं लेनी। ठीक है भैया, यानी सिंगल चेन की हम समझ गए, सिंगल चेन की जो नेमिंग है वो हम समझ चुके हैं भैया, हमको एकदम क्लियर हो गया है। मैंने कहा चल आगे बढ़ते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, यहां पर ना एक दो एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर कोई एल्केन है ना, कोई एल्केन है और उसमें एक कार्बन है, तो उसका नाम क्या होगा, मीथेन होगा भैया, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, चारों हाथ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो यानी ये CH4 होगा। क्या होगा, CH4। दिस इज मीथेन। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या मिथीन और मिथाइन पॉसिबल है, मिथीन और मिथाइन। भैया एल्कीन और एल्काइन तब होता है जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। बट यहां पर तो कार्बन ही एक है, कार्बन ही एक है, तो दूसरा कार्बन ही नहीं है। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो मिथीन जैसा कुछ नहीं होता, मिथाइन जैसा कुछ नहीं होता। दे डू नॉट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट, याद रखना। ठीक है, अगर एल्कीन है, हमारा एल्कीन है, तो एल्कीन का जो पहला मेंबर होगा, देखो एल्कीन का पहला मेंबर तो मिथेन है ना, हाँ, बट एल्कीन का पहला मेंबर मिथीन नहीं होगा, मिथीन कुछ नहीं है, इसका पहला मेंबर होगा इथीन। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन का पहला मेंबर होगा इथाइन। क्या बात समझ में आ गई, इसको याद रख लेना कि मिथीन और मिथाइन जैसा कुछ नहीं होता, है ना। जैसे कि हमें हमारे स्कूल टाइम में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, बेटा दो ऐसे झूठ हैं जो कि लाइफ लॉन्ग तुम सुनने वाले हो। पहला, आई विल नेवर लीव यू, और दूसरा, 10th के बाद मजे ही मजे हैं। ये दोनों बहुत बड़े झूठ हैं। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात आगे बढ़ते हैं साइक्लो एल्केन के बारे में। साइक्लो एल्केन क्या है, देखो अब ना रिंग स्ट्रक्चर में बनाता हूं। मुझे एक बात बताओ, साइकिल बनाने के लिए कितने लोग लगेंगे। अरे 2 लोगों में साइकिल थोड़ी ना बन जाएगी, 3 लोग चाहिए हो। अरे अगर मुझे चेन बनानी है, 3 लोग तो चाहिए होंगे। एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, तो मिनिमम 3 लोग चाहिए। अरे 2 लोगों में तो ऐसा बनता है बस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये साइकिल थोड़ी ना हो, साइकिल होती है ऐसे घूम जाए तो, है ना। तो मिनिमम कार्बन मुझे 3 चाहिए कोई भी साइकिल बनाने के लिए। अब मुझे नामकरण करना हो इस कंपाउंड का, तो मैं कैसे करूंगा। पहले मुझे देखना है कि ठीक है 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका जो एक्चुअल नाम होगा बेटा वो क्या होना चाहिए, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन। ठीक है, बट क्योंकि ये साइकिल में है तो इसके आगे बस आपको साइक्लो लगा देना है। क्या लगा देना है, साइक्लो। तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्या बात समझ में आई। ऐसी आप कर सकते हो एक स्क्वायर के साथ, इसका नाम बता दो तुम फटाफट से। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। ऐसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो कुछ नहीं करना, आपको बस साइक्लो लगा देना है। अब तुम ये मत बोलना कि भैया अगर यहां डबल बॉन्ड आ गया तो, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एल्केन्स हैं, यानी साइक्लो एल्केन्स हैं। ठीक है, ये साइक्लो वाले में डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करी जाएगी तुम्हारे सिलेबस के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं मेन IUPAC नेमिंग की तरफ, है ना। IUPAC एक संस्था है जिन्होंने नामकरण करा, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, है ना। अब इनके रूल्स को तुम गोली मारो, मेरे रूल्स तुम समझो, उससे करके आओगे पेपर में, मजा आ जाएगा। मतलब मैंने भी इनसे ही पढ़ा भैया, IUPAC तो मैंने समझा है। तो देखो अब ना हम कुछ नई चीजों के बारे में समझेंगे और नामकरण करने में मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, फील आने लगेगा भैया। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का। कुछ बच्चों के ऐसे ऊपर से जाएगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि 100% बच्चों को समझ आए। देखो एक टर्म होती है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन में ऐड हो जाते हैं और ये हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं और नाम को भी बदल देते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, प्रायोरिटाइज फंक्शनल ग्रुप, यानी आप ऐसे समझ लो कि हमें इसकी इज्जत देनी पड़ेगी। जब भी हम नामकरण कर रहे होंगे ना, तो हमें इसकी बहुत इज्जत करनी पड़ेगी इस फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, चलो डायरेक्टली नामकरण से स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देख लो क्योंकि पूछ ली जाती है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट रिप्लेसेस हाइड्रोजन इन कार्बन चेन एंड गिव्स द कंपाउंड इट्स स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी हाइड्रोजन को ये लात मार के बाहर भगाता है, खुद जुड़ जाता है और प्रॉपर्टीज को बदल देता है। हाँ जी, ये प्रॉपर्टीज को बदल देता है भाई। जो कंपाउंड की जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी उन सारी प्रॉपर्टीज को ये जो है ना हमारे फंक्शनल ग्रुप ये बदल देते हैं। तो याद रखना है क्या है, या तो ग्रुप ऑफ एटम है या एक सिंगल एटम है जो कि ज्वाइंट होगा हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर भगाएगा और ये प्रॉपर्टीज को बदल देगा। ठीक है भैया, समझ आ गया। अब हमारे सिलेबस में अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं।
अब इन सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और नामकरण को हम डायरेक्टली सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हेलोजन ग्रुप के बारे में। अब ये हेलोजन ग्रुप क्या है, इसके तीन मेंबर हैं, तीन मेंबर है, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन, एक है आयोडीन। ठीक है, तो इसके तीन मेंबर है भैया, क्लोरो, ब्रोमो और एक आयोडो, एक आई और होता है। ठीक है जी। अब इधर नामकरण हम कैसे करते हैं, पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। मान लो कार्बन कार्बन, दो कार्बन थे, अब हाइड्रोजन को लात मार के एक क्लोरीन भैया जुड़ गए। क्या जुड़ गए, क्लोरीन भैया जुड़ गए। एक हाइड्रोजन को लात मार के क्लोरीन भैया जुड़ गए। अब मुझे ये बताओ इसका नाम क्या होगा, फटाफट से देखो। अगर मैं पहले सोचता जब क्लोरीन भैया नहीं थे तो इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, दो कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड यानी इथेन। ठीक है, तो पहले इसका जो नाम था भैया वो इथेन था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये क्लोरीन भैया जुड़ गए, है ना, हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो क्लोरीन भैया का जो शुरू का नाम है ना क्लोरो, जैसे अपन प्यार से बुलाते हैं ना, ऐसे क्यूट क्यूट से नाम होते हैं, ऐसे इनको हम प्यार से बुलाते हैं क्लोरो, बेटा आ जाओ, तो इनको हम बोलते हैं क्लोरो। तो क्लोरो बस आपको आगे लगा देना है और कुछ नहीं करना है बेटा। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोइथेन। सिमिलरली अगर यहां पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन का प्यार से हम क्या बुलाएंगे, ब्रोमो। क्या बुलाएंगे, ब्रोमो। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। ठीक है जी। अब इमेजिन करो यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन की जगह आयोडीन होता तो आयोडीन को आयोडो, क्या बुलाएंगे, आयोडो। देख रहे हो कितने क्यूट क्यूट निकनेम है आयोडो इथेन। चलो, तो यानी यानी नामकरण का प्रोसेस क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में बस ये देखना है कि यहां पर क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, और बाकी तो कंपाउंड का नाम सेम रहेगा। ठीक है भैया, हम ये समझ गए। ये तो एक लेवल था, अभी मैं लेवल के क्वेश्चन आगे बढ़ाता रहूंगा बेटा, तो फोकस आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा यहां पर। देखो अब मैं एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। जैसे कि मान लो अब यहां पर मैंने क्या करा, 5 कार्बन ले लिए और यहां पर मैंने क्या करा, क्लोरीन को जोड़ दिया। अब बताओ इसका नाम, भैया 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसका जो नाम होगा वो होगा पेंटेन। हाँ पेंटेन, याद है, ठीक है। और क्लोरीन है तो इसका जो भैया नाम होना चाहिए वो होगा क्लोरोपेंटेन। क्या बात है यार, क्या बात है। आंसर गलत है तेरा, आंसर गलत है तेरा, क्योंकि तूने नंबरिंग तो करी नहीं। अरे नंबरिंग कौन करेगा मूर्ख बालक, नंबरिंग देख कहां से छोटा रास्ता पड़ेगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, चौथे कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है। वहीं पर अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2, दूसरे पे ही आ गया। तो छोटे रास्ते को चुनो, ये लिखो 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। अब तुम्हें समझ आया, गलती कर करके सीख रहे हो, गलती कर करके क्या कर रहे हो। एक तो यार हर लड़के की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बालों में हाथ डालने की जो आदत हो गई है ना, ऐसी आदत हो गई है। ठीक है, तुम सबके साथ भी है कि लड़कों जो देख रहे हैं ऐसा होता है तुम्हारे साथ भी, पता नहीं क्यों है ये आदत, पता नहीं। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। जैसे मान लो अब मैं यहां पर 4 कार्बन कर रहा हूं, यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा रहा हूं और यहां पर क्लोरीन लगा रहा हूं, तो बताओ इसका नाम क्या होगा। अब इसका नाम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम ब्यूटीन होना चाहिए था। और क्लोरीन है और पहले ही कार्बन पे क्लोरीन है, तो हम लिख देंगे क्लोरो, क्लोरो ब्यूटीन, क्लोरो ब्यूटीन। ठीक है जी भैया, ये भी हमको समझ आ गया, मजा आ गया, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसी ब्रोमीन लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूं क्वेश्चन को मैं। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं मजेदार चीज करने वाला हूं। मैं यहां पर तो लगा दूंगा ब्रोमीन और यहां पर मैं लगा दूंगा क्लोरीन। अब बताओ अब क्या होगा, अब क्या नामकरण होगा। तो अब आपको देखना पड़ेगा, पहले तो उसका नाम कर दो 1 2 3 4 5, तो पहले तो पेंटेन लिख दो, फटाफट से पेंटेन लिख दो, है ना। अब क्या करो, नंबरिंग करो। नंबरिंग छोटी कहां से पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है यहां से पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5, तो दूसरे पे ब्रोमीन है, तीसरे पे क्लोरीन है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। क्या बात समझ में आई, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। चलो और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दिए। अब क्या नाम होगा, देखो 4 कार्बन है, पहले तो ब्यूटेन लिख दो, पहले तो बेटा ब्यूटेन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करो, 2 कार्बन है, नंबरिंग करो 1 2, दूसरे कार्बन पे है और 2 क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे बेटा, 2 डाई क्लोरो। क्योंकि बेटा अब जब 2 क्लोरीन हो गए तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। 2 है ना, तो बार बार तो लिखोगे नहीं 2,2 क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे तो नहीं लिखोगे, इसलिए हम डाई लगा देते हैं ताकि हम 2 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है,
हमें समझ गए। यहां पर आपको हेलोजन ग्रुप जो था वो पूरा का पूरा आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। श्री 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 हनी पाजी ने बोला था 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, और यहीं पर ही हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल जो है वो समझना, उसको देखा कैसे जाता है। OH ग्रुप होता है, एल्कोहल का होता है OH ग्रुप। एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो एक कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन की जगह अब क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। क्या आ गया बेटा, यहां पर हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप आ गया। ठीक है, तो OH को देखते ही बोल देना ओए एल्कोहल। क्या बोलोगे, ओए एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल हमने पकड़ लिया। अब इसका नामकरण कैसे करोगे, वही सेम तरीका है। सबसे पहले तो तुम इसका नामकरण कर दो, जो कि है ब्यूटेन। क्या करो, ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा एल्कोहल के लास्ट के 2 वर्ड क्या है, एल्कोहल के लास्ट के 2 वर्ड है भैया ऑल। ऑल, तो अब क्या करोगे बेटा, ये लास्ट का ई हटाओगे और ऑल को जोड़ोगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। ई हटाया, ऑल को जोड़ा, ई हटाया, ऑल को जोड़ा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। अब मैं क्या करता हूं, इसका नाम बताओ। 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाम क्या होगा भैया, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो नाम होना चाहिए भैया इसका प्रोपेन। और एल्कोहल, ऑल जोड़ दो, प्रोपेन प्लस ऑल, तो ये आ जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बात है भैया, मजा आ गया है ना। चलो एक और देखते हैं। मान लो यहां पर 4 कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पे OH है। अब क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन बट डबल बॉन्ड, तो इसका नाम आ गया ब्यूटीन। ब्यूटीन प्लस ऑल, तो ई हटाना, ऑल जोड़ना, आंसर आ जाएगा ब्यूटीनॉल। क्या आ गया बेटा, ब्यूटीनॉल। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ब्यूटीनॉल। तो ये होता है हमारा एल्कोहल ग्रुप। ठीक है भैया, एल्कोहल ग्रुप भी हमको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप की ना बड़ी खतरनाक पहचान है, और कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम्हें किसी भी कार्बन चेन में पहले कार्बन या फिर आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए, पहला या आखिरी, पहला होगा या तो आखिरी होगा, बीच का नहीं होगा, तो या तो पहला होगा या तो आखिरी होगा, उस पर ऐसा दिख जाए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो समझ लेना, पकड़ लेना कि ये तो एल्डिहाइड है। तो अब इसका नामकरण देखते हैं। ये कितने, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। पेंटेन। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड के शुरू के 2 वर्ड क्या होते हैं, शुरू के 2 वर्ड क्या, मुझे पता है तुम बोलोगे भैया एल्कोहल में आखिरी के 2 वर्ड, इसका शुरू के, बहुत नाइंसाफी है। मैंने कहा देखो, मैंने तो रूल बनाया नहीं है, IUPAC वालों को पकड़ो। ठीक है, तो एल्डिहाइड के शुरू के वर्ड होते हैं अल, AL। तो सेम काम करना है, ई को हटाना है, अल को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा पेंटेनल। पेंटेनल, नल नल नल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। या तो पहले पे या तो आखिरी पे एल्डिहाइड की पहचान, इसका नाम बताओ। ये क्या है, प्रोपेन होगा, प्रोपेन, और अल जोड़ देना, अल जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो गया बेटा, प्रोपेनल। तो ये था एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब अगला जो ग्रुप है वो है कीटोन। और ये कीटोन और एल्डिहाइड में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। एल्डिहाइड क्या था, जब पहले आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए। कीटोन क्या है, जब पहले आखिरी कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए, यानी अब ना पहले पे होना चाहिए ना आखिरी पे होना चाहिए, बीच के किसी पे भी चलेगा। ठीक है, अगर पहले आखिरी पे आ गया तो हम एल्डिहाइड बोल देंगे, बट अगर बीच के किसी पे भी आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कीटोन ग्रुप है, कीटाणु नहीं बेटा, कीटोन। ठीक है, अब नामकरण करो। 4 कार्बन, तो लिखोगे तुम ब्यूटेन। ठीक है जी। अब कीटोन का लास्ट के 3 वर्ड क्या होते हैं, वो होते हैं ऑन, तो यहां पर हमें ऑन जोड़ना है, ई हटाना मत भूलना बेटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। चलिए बहुत बढ़िया, ब्यूटेनॉन हमको समझ आया। ऐसे आप और भी ट्राई कर सकते हो। इसका आप जरा एक बार कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके आंसर बताना, है ना। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। अगर पहले आखिरी पे एल्डिहाइड, बीच में किसी पे भी तो ब्यूटेनॉन। ठीक है, बट एग्जैक्टली अगर हमें इसका नाम रखना है ना बेटा, वैसे तो इसमें भी आपको नंबरिंग करनी होती है। तो आप ये देखना 1 2 सेकंड कार्बन पे है, तो इसको 2 ब्यूटेनॉन भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब इसकी आपको नामकरण करना है, बताना है कमेंट्स के अंदर कि ये इसका नाम क्या होगा। चलिए अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, अगले फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है, देखो ये बहुत खतरनाक है और इजीली पहचान में आता है। मान लो किसी भी पहले या आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ साथ उसी कार्बन पे OH दिख जाए, यानी एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी जब दोनों एक साथ आ जाएं तो एक एसिड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नामकरण कैसा होता है वो हम देखते हैं। 3 कार्बन, सबसे पहले नाम बताओ, प्रोपेन। अब क्या करना है,
ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें ओइक, OIC, ओइक एसिड को जोड़ना होता है। ठीक है, ई हटाओ, ओइक एसिड को जोड़ो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। चलिए जी, बहुत बढ़िया, समझ आया। सिमिलरली अगर दो कार्बन हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, हाइड्रोजन खुद से जोड़ लेना, बताओ इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन सिंगल बॉन्ड इथेन, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या समझ आया? कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, हेलोजन, अल्कोहल, ये सारे के सारे क्या थे? हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे। इसके ऊपर नामकरण कई बार आपके पेपर्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आया होगा। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी हमने स्ट्रेट चेन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ब्रांच में क्या होगा? इमेजिन करो एक स्ट्रेट चेन थी, डिडिंग 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 डिडिंग, बट एक ब्रांच आ गई, यहां से एक ब्रांच आ गई। अब इसका नामकरण क्या होगा? अब बच्चे बोलेंगे भैया 1 2 3 4 5 6 सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम तो हेक्सेन होना चाहिए, बट तुम गलत हो। नाम हेक्सेन तब होता जब ये स्ट्रेट चेन होती, लेकिन यहां पे एक ब्रांच आ गई। तो हमें क्या करना होता है? यहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझो। स्टेप नंबर 1, ध्यान से समझ ले बेटा, फोकस लगा ले मुझ पे भी यार, है मुझ पे भी थोड़ा, मतलब मुझ पे नहीं, बोर्ड पे लगा लो भाई, पढ़ लो यार, पेपर आ गए, परेशान हो गए, तुमको पढ़ा पढ़ा के पढ़े। पहले लॉन्गेस्ट चेन को देखो, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ी भैया, एकदम पकड़ लिया लॉन्गेस्ट चेन हमने, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन पकड़ लिया हमने, ठीक है। और उसका नामकरण कर दो, 1 2 3 4 5, तो इसका नामकरण कर देता हूं भैया, मैं यहां लिख देता हूं पेंटेन। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। अब ये देखो, ये कार्बन जो है ये कौन से नंबर पे है? पहले देखो शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा पड़ेगा? 1 2 3, यहां से करूंगा तो भी 1 2 3, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे ये अकेला कार्बन है। अब ये जो ग्रुप होता है ना, जो ब्रांच वाला ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। अब यहां पर ये अकेला कार्बन है। जब भी एक अकेला कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे बेटा मीथेन। क्या बोलते थे? मीथेन। बट क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, क्योंकि ब्रांच है ना, अलग से है ना, तो इसको मीथेन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिथाइल। एल्काइल से क्या आया बेटा? मिथाइल। और उस मिथाइल को इस पे जोड़ देंगे, है ना। तो कौन से नंबर पे था? तीसरे नंबर पे था, 3 मिथाइल पेंटेन। ये आ गया इसका क्या? एक्चुअल नाम। देख रहे हो, हम नामकरण कर दे रहे हैं। तुम जब छोटे थे, तुम्हें तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली होगी तुम्हारे खुद के नाम को रखने की तुम्हें कैसी मिलती है ना। तो बट हम यहां पर नामकरण कर रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करोगे समझ आएगा। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं एल्काइल ग्रुप का। देखो अब इमेजिन करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करा दूं क्या? क्या कहते हो? यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, अब इसका नामकरण करो। स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। बहुत बढ़िया जी, समझ गए हो। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, नामकरण कर दो पेंटेन, ठीक है जी। अब नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो, दूसरे वाले कार्बन पे एक है, तीसरे वाले कार्बन पे भी एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल, है ना। बोला था ना दो आएंगे तो डाइल मिथाइल लिखना, डाई लगा देना, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। आया समझ में? भिड़ू गया क्या भेजे के अंदर? नहीं गया तो एक और क्वेश्चन ले भाई, आजा। अब देख, अब मैं क्या करूंगा? अब जो मैं करूंगा ना बेटा, अब तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अब बताओ नाम क्या होगा? सबसे पहले सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। आपको क्या करना है? आपको लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इस केस में भी ये है। 5 कार्बन है, यानी ये हो गया पेंटेन। अब देखो बेटा, नंबरिंग कर लो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। अब ये एक कार्बन नहीं है, 2 कार्बन को क्या बोलते थे? इथेन बोलते थे, सिंगल बॉन्ड इथेन। बट ये एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा इथाइल। क्या आ जाएगा बेटा? इथाइल। तो आंसर हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। दिस इज योर आंसर। अब एक लास्ट इसका क्वेश्चन कराऊंगा और कॉम्प्लिकेटेड, देखना बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं जो करने जा रहा हूं वो देख के तुम्हें एकदम मजा ही आ जाएगा। अब बताओ, स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। तो सब बच्चे इसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, है ना, बट ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। गिनो, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं बोलूं, एक बार इसको गिनना जरा, एक बार इसको गिनना, अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन हमेशा स्ट्रेट वाली नहीं होती, कभी कभार टेढ़ी वाली भी हो सकती है। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट बाय चांस अगर पेपर के अंदर आ गए तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट सही करना। तो पहले लॉन्गेस्ट चेन का नामकरण कर दो, 7 कार्बन यानी हेप्टेन। क्या? हेप्टेन।
अब नंबरिंग कर दो बेटा, नंबरिंग यहां से करो, यहां से करो, कहीं से भी करो, बराबर ही पड़ना चाहिए। 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे ये 2 कार्बन अटैच्ड है और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा 4 इथाइल हेप्टेन। बहुत सही। तो यानी यहां पर आप ये भी सीख गए कि जो ब्रांच वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए बहुत बड़े, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर कुछ आपके लिए होमवर्क है, आपको इन सबका नामकरण करना है, जैसे कि C3H8। अब देखो बेटा, आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, तो आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको नाम याद आ जाता है। तो आपको क्या करना है? देखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या है? 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड। नाम बता दो फटाफट से। अरे नाम बता दो फटाफट से। प्रोपेन। चलिए बहुत बढ़िया। इसको हम बोलते हैं क्या? एकदम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म, जहां पर हमें ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, तो ये क्या है? एक प्रकार का कंडेंस्ड फॉर्म है। और ये है स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये है कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म ना स्ट्रक्चर और फॉर्मूले के बीच में आता है। यहां पर स्ट्रक्चर की तरह भी नहीं बनाया गया, लेकिन शो भी किया गया है। तो इसका नाम तुम बता सकते हो, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो वो आप बता देना, इसका नाम इथीन रहेगा। ठीक है, ये सारे आप बता सकते हो। मैं एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, ये बताओ ये क्या है? ये कंडेंस्ड फॉर्म है किसकी बेटा? देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 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 और OH जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बन OH, एल्कोहल ग्रुप, क्या आएगा? इथेनॉल। क्या आएगा बेटा? इथेनॉल। ठीक है, इसका बताओ जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पेपर के अंदर पूछा जाता है। देखो, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। 1 कार्बन है, ठीक है, और उसमें भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया है। तो जरा एक बार इसका नाम बता दो, इसका क्या नामकरण तुम कर सकते हो? बताओ, क्या नामकरण इसका कर सकते हो? तो देखो बेटा, जो इसका नामकरण होगा, ये 1 कार्बन है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यानी इसका नाम होगा मीथेनल। क्या होगा? मीथेनल। एल्डिहाइड है। ठीक है, बाकी आप सब प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस है ना, ये सारे अच्छे हैं तो इसके आंसर्स हैं। और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए, जैसे कि आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। आपको इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप बताना है। ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? देखो, ध्यान से देखो इसको, ये क्या लग रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई, इसका जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा ना। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये क्या है? आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एल्डिहाइड। ये क्या है? बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें बिल्कुल भी। चलिए जी, इनके आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, ये आप प्रैक्टिस करोगे खुद से। इथेनोइक एसिड, हेक्सेनल, ब्यूटेन, प्रोपेन, आपको सबके स्ट्रक्चर बनाने। मैं एक आपको बना के बता देता हूं रैंडमली, जैसे कि प्रोपेनॉन। तो आपको पता है प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड। ऑन आ रहा है, ऑन। ऑन क्या होता है भैया? ऑन होता है कीटोन। कीटोन यानी पहले और आखिरी को छोड़ के कहीं पे भी आपको क्या कर देना है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देना है, बस। बाकी हाइड्रोजन को अपने हिसाब से ऐड कर लेना। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिए, बाकी आप खुद से बनाओगे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को और इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, राइट द कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो, कंडेंस्ड और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बना के दिखाया, अब मैं एक आपको कंडेंस्ड फॉर्म भी बता देता हूं। जैसे कि मान लो इथेनॉल है, तो इथेनॉल का पहले स्ट्रक्चर बना लो। इथेनॉल कैसा दिखेगा? 3 हाइड्रोजन यहां पर होंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहा हूं पहले मैं। ऑल है, एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है जी, 1 2 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, तो पता है मैं क्या करूंगा? पहले इस कार्बन को देखो, CH3, तो लिख दो CH3 ऐसे, फिर बीच में डैश लगा दो, और यहां पे लिख दो क्या? CH2OH। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडेंस्ड फॉर्म और स्ट्रक्चरल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए स्ट्रक्चर तो ये बनाओगे, कंडेंस्ड फॉर्म तो ये बनाओगे। चलिए जी, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कीटोन। कीटोन किसमें लग रहा है? बी ऑप्शन देखो, बीच वाले कार्बन पे, ध्यान से देख, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। पकड़ लिया इसको अपन ने रंगे हाथ, है ना? मतलब पकड़े तो ना, तुमने एक चीज नोट करी, क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर हमेशा सेक्शन सी वाले पकड़े जाते हैं। उन्होंने कुछ ना भी करा हो तो भी उन्हीं को पकड़ा जाता है कि तूने तो करा होगा, है ना? सेक्शन सी वाले इतने बदनाम क्यों है भाई? स्कूल के अंदर हमेशा पकड़े जाते हैं। तो हाँ, तो ये आप देख सकते हो क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये क्या है? ये कीटोन है। चलिए,
एक और देखते हैं, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अ कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। आपको एक कीटोन बनाना है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो कीटोन अगर आपको 4 कार्बन का बनाना है, 4 कार्बन का कीटोन बनाओगे तो या तो इस पे डबल बॉन्ड लगाओगे या तो इस पे डबल बॉन्ड लगाओ, किसी पे भी लगाओ, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन जोड़ देना। याद रखना हर कार्बन के कितने हाथ होते हैं बेटा, 4 हाथ होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आ गया किसका, एक कीटोन का। एन एल्डिहाइड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस। 2 कार्बन है, एल्डिहाइड में या तो पहले पे या तो आखिरी पे, और यहां पर आप हाइड्रोजन जोड़ देना। ठीक है जी, हाइड्रोजन जोड़ने पे गलती मत करना। देख इस कार्बन के 2 हाथ भरे हुए हैं, एक हाथ यहां भरा हुआ है, तो सिर्फ एक हाथ बचेगा जिस पे हाइड्रोजन जुड़ा जाएगा। चलिए बहुत सही, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर होमोलॉगस सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 सिंगल एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास एक तो भैया सिंगल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन का और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है? तो बताओ कौन सा लग रहा है तुम्हें, इनमें से कौन सा लग रहा है? या तो ब्यूटीन होगा या तो प्रोपाइन होगा। एक बार बना के देख लेते हैं, आ जाओ पहले प्रोपाइन बनाते हैं। तो प्रोपाइन कैसा बनेगा बेटा, 3 कार्बन है और किसी भी एक कार्बन में ऐसा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि एक तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। लो भाई आंसर डायरेक्टली मिल गया, क्या, प्रोपाइन। क्या, प्रोपाइन। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, होमोलोगस सीरीज की तरफ। भैया ये होमोलोगस सीरीज क्या बला है? तो देखो होमोलोगस सीरीज ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। होमोलोगस सीरीज जैसे तुम ऐसे समझो कि तुम्हारी क्लास में ना जब ऐसे एग्जाम हॉल में वो बेंच वेंच लगाई जाती है तो बेंच के बीच में गैप होता है कि भैया 5 मीटर का गैप रहेगा, 6 मीटर का गैप रहेगा, ऐसे गैप रहता है ना। सिमिलरली एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर एक मेंबर के बीच का जो गैप होगा, वो गैप पता है कितना होगा, वो गैप होगा CH2 का गैप होगा। कितने का बेटा, CH2 का। यानी अगर आगे वाला पिछले वाले को देखेगा तो वो CH2 कम होगा, अगर वो आगे वाले को देखेगा तो CH2 ज्यादा होगा। समझे बात को? यानी ये वो सीरीज है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस CH2 होता है। ठीक है जी। A group of organic compound having same functional group and similar chemical properties where each successive member differ from previous by CH2। पहली चीज याद रखना कि होमोलोगस की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना कि होमोलोगस सीरीज है ना तो उसके चाहे कितने भी मेंबर हो, सारे मेंबर की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा, उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम रहेगा। यानी अगर एक मेंबर अल्कोहल ग्रुप का है तो ऐसा नहीं कि दूसरा वाला कीटोन ग्रुप का बैठा है, गद्दारी कर बे, नहीं नहीं, दूसरा वाला भी किसका होगा, अल्कोहल का ही होगा, तीसरा भी अल्कोहल का ही होगा, बस उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो CH2 होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो याद रखना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वेयर ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज की पहली प्रॉपर्टी, केमिकली सेम होते हैं, केमिकली दे आर डिक्टो सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप इनका सेम होना चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखा नहीं है, ऐड कर लेना कि सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल, FG लिख दे रहा हूं, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरा सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, वो आपको पता ही है ना। अगली चीज देखो, जैसे मेंबर आगे बढ़ते जाएंगे तो CH2 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 जुड़ता जाएगा, यानी उनपे मास जुड़ता जाएगा। पहले मुझे ये बताओ CH2 का मतलब क्या है, कितना मास? एक कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो ओवरऑल 14 न्यू है ना, 14 U, इतना मास, एटॉमिक यूनिट का मास आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती जाएंगी। यानी हम होमोलोगस सीरीज में जैसे 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 आगे बढ़ते जाएंगे वजन बढ़ता जाएगा, ऐसे समझो। और अगर वजन बढ़ेगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज बदलेगी, कौन सी? फिजिकल। केमिकल तो सेम रहेगी, और फिजिकल में क्या होगा, ये जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये बढ़ जाएगा। तो याद रखना क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर मास, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन सक्सेसिव मेंबर इज 14 एटॉमिक यूनिट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एटॉमिक यूनिट का जो डिफरेंस होता है वो 14 U होता है। यही सवाल इस पेपर में आता है, बार बार पूछा गया। होमोलोगस सीरीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल ग्रुप सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, मास बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। क्या बात है भिड़ू। क्वेश्चन देखते हैं, अ हाइड्रोकार्बन व्हिच डज नॉट बिलोंग टू अ सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज। कौन बहरूपिया, कैसे पहचानोगे, ये चेक कर लो। वही जो मैंने आपको बताया कि कौन सा एल्केन। देखो एल्केन्स जो हैं उनकी होमोलोगस सीरीज अलग है ना, सबके बीच में डिफरेंस CH2 है, आप चेक कर लो। इथेन को देखो, प्रोपेन को देखो, फर्क देखना, CH2 आएगा।
सिमिलरली इथीन को देखो, प्रोपीन को देखो, CH2 का डिफरेंस, यानी हर फैमिली होमोलोगस है। तो आपको ये देखना है कि कौन से तीन एक ही फैमिली के हैं और एक बहरूपिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये वही सेम क्वेश्चन है जो कि हमने स्टार्टिंग में करा था, कि ये जो है ना भैया, ये देखो, ये एल्कीन का आ गया है बीच में, ये एल्कीन है, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे एल्केन्स हैं, ठीक है, तो ये बहरूपिया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। देखो एल्काइन का होमोलोगस सीरीज का कौन है, इसको चेक करने के लिए आपको बस एल्काइन का फॉर्मूला चेक करना है, जो कि है कह दो ना -2। तो आपको बस ये चेक करना है कौन सा इसके लिए वैलिड है। तो अगर आप चेक करोगे तो क्या आ रहा है बेटा आंसर, आंसर शायद आएगा डी, है ना। अगर हम चेक करेंगे तो ये वैलिड रहेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये भी समझ आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस सीरीज। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से देखना। ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2, एकदम सही है पहली स्टेटमेंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, एकदम सही है। अगला, डिफरेंस इन मोलर मास ऑफ सक्सेसिव मेंबर इज 16U, नहीं अभी पढ़ा है तो भैया 14U होता है, तो ये गलत है, ये गलत है। अगला डी, CH2, C2H2 एंड C3H4 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर। अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों एल्काइन के मेंबर हैं, चेक कर लो ना, कह दो ना -2, 2 × 2 4 -2, हाँ ये भी है और ये भी है, यानी ये दोनों मेंबर है। पर यहां तो लिखा है नॉट, तो गद्दारी कर बे, ये भी गलत है, स्टेटमेंट गलत हो गई ना, क्योंकि दे आर मेंबर्स, ये तो मेंबर्स हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ए एंड बी, तो ए आंसर आपको यहां पे टिक करना था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कर दोगे, ठीक है। व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हायर देन C3H6? ऐसा क्यों है, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं, एंड ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी बढ़ जाता है। क्या बात है। Why do we not see any gradation in chemical properties of homologous series? देखो homologous series में chemical properties same रहती हैं, क्यों? Because functional group always remains the same. चलिए, write the name and structure of aldehyde and ketone with molecular form of this. आपको क्या बताना है, इस फॉर्मूले पे एक एल्डिहाइड लिखना है, एक कीटोन लिखना है। अगर आप ध्यान से देखो, 3 कार्बन है, अगर मुझे कीटोन बनाना है तो मुझे बीच में ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा, और अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो या तो मैं शुरू में जोड़ूंगा या तो मैं आखिरी में जोड़ूंगा। ठीक है जी भैया, ये भी समझ आ गया। चलो, ये सब इसके आंसर थे शायद, हाँ आगे बढ़ा जाए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अगर तुम ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हैं भैया, ये देखे देखे से लग रहे हैं ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, तो हाँ देखो, देख लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों एल्डिहाइड है। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। अब देखो जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं भैया, हमें तो एल्केन का आता है, एल्कीन का आता है, एल्काइन का आता है, एल्डिहाइड को तो आपने हमें बताया नहीं। देखो कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। आप पहले देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ठीक है जी। कितने ऑक्सीजन है, 1। तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख दूं, ध्यान से देखना, CnH2nO, क्या ये जनरल फॉर्मूला वैलिड है, बताओ। इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। CnH2n, यहां पे देखो 3 कार्बन है, यानी हाइड्रोजन यहां 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 ऑक्सीजन, बस CnH2nO। तो ये जनरल फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में बनाना था, बोर्ड के अंदर पूछा गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। चलो, स्टेट द रिलेशनशिप। ओ हो भैया, रिश्ता ही तो नहीं बन पा रहा है, क्या बात कर रहे हो, अरे इसका रिश्ता बना दे यार। इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, अगर ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप के हैं, यानी इनके बीच का रिश्ता होगा, ये दोनों होमोलोगस सीरीज है ना, दीज आर ऑफ द सेम फैमिली, होमोलोगस सीरीज है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 है। आया नहीं आया, है ना, ये क्या है, ये एक प्रकार के होमोलोगस सीरीज है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है आइसोमर्स। अब आइसोमर्स जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग, जब चैप्टर हमने स्टार्ट करा था तब भी मैंने आपको बताया था, आइसोमर्स कहते हैं बहरूपिया। देखो आइसोमर्स क्या होते हैं ना, ऐसे समझो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह, वो एकदम सेम, नाम एकदम सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग। तो डेफिनेशन देखो क्या है आइसोमर्स। आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, यानी अलग अलग होते हैं बट सेम होते हैं। जैसे स्कूल के अंदर भी ना 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो कि खुद के व्हीकल से जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, अपनी स्कूटी या फिर अपनी साइकिल, फिर आते हैं एक जो कि वैन से जाते हैं, और फिर आते हैं लेजेंड्स जो कि बस से जाते हैं, है ना। बस में सुबह 8 बजे का स्कूल है, लेकिन 6 बजे ही बस वाले
घर के सामने खड़े हो जाएंगे और 6 बजे इन बेचारों को बैठना पड़ता है ना। जैसे 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं वैसे ही डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं। अब देखो आइसोमर्स का क्वेश्चन कैसा आता है, आपको ना आइसोमर्स ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के कितना आइसोमर्स होते हैं, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। भैया हमें कैसे पता चलेगा, एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूं, वो एनसीईआरटी में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये पीके ट्रिक है बेटा। ये क्या है, पीके ट्रिक। पीके ट्रिक ये बोलती है अगर आपको किसी भी कंपाउंड के आइसोमर निकालने हैं तो 2 की पावर n-4 + 1 ये फॉर्मूला लगाना है। n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो बेटा अगर कार्बन 4 हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन, तो n की वैल्यू जरा 4 पुट करो, कितना आ जाएगा 2 की पावर 0 + 1, यानी आंसर आ जाएगा 2। इसका यह मतलब है ब्यूटेन के 2 बहरूपीय, 2 आइसोमर्स। अगर मैं बात करूं पेंटेन, तो पेंटेन के क्या 5, तो यहां पर 5 वैल्यू पुट करो तो यह आ जाएगा 2 की पावर 1 + 1, तो यानी पेंटेन के 3 बहरूपीय। ऐसे तुम किसी का भी निकाल लोगे, ठीक है। अब अगर तुम n की वैल्यू 3 पुट करोगे, है ना, तो पावर माइनस में चली जाएगी। इसका यह मतलब है कि अगर आपको आइसोमर्स चाहिए ना, तो आपको मिनिमम 4 कार्बन चाहिए होते हैं। अगर 4 कार्बन से कम है ना, तो आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन, यही सवाल आता है, इससे ऊपर नहीं आता। तो तुम्हें ड्रॉ करने आने चाहिए और उनके नाम आने चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो नॉर्मल ब्यूटेन तो ऐसा दिखता है, वो तो तुम हाइड्रोजन जोड़ लोगे, ये तो हो गया एक ब्यूटेन। अब इसका बहरूपिया कौन, इसका दूसरा भाई कौन, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर एक कार्बन से ऐसे ऐसे देखो 1 2 और फिर हमने क्या करा 3, यहां पर आप देख सकते हो 4 कार्बन को बीच में एक कार्बन लगा दिया और उसके अराउंड तीनों हाथों पे एक एक कार्बन दे दिया है। तो यहां पर आप हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1। अगर आप इन दोनों को चेक करोगे तो इन दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम होगा, जो कि होगा C4H10। आप चेक करके देख भी सकते हो, C4H10। तो ये किसका आइसोमर्स हो गए बेटा, ये आइसोमर्स हो गए, अरे बोल दे भाई, ब्यूटेन के, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पेंटेन की 3 भाई होंगे, तो पहला भाई तो सीधा बना दो। देखो जो पहला भाई होता है ना, वो हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है जी। हाँ, मतलब जो ये जो छोटे भाई बहन होते हैं, उनको ये बड़े भाई बहनों ने नौकर बना रखा है ना। देखा होगा तुमने भी, तुम्हारे घर के अंदर अगर तुम छोटे भाई बहन हो तो रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि मैं भी हूं छोटा भाई, नौकर बना रखा है बेटा, क्या करें। तो पहला तो ये क्या है, पेंटेन। अब इसका दूसरा भाई हम कैसे बनाएंगे, देखो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कार्बन जोड़ दूंगा, दूसरे पे जोड़ू चाहे तीसरे पे जोड़ू एक ही बात है, चाहे इस पे जोड़ो चाहे इस पे जोड़ो एक ही बात है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3, तो आप चेक कर सकते हो ये भी पेंटेन है, ये भी फॉर्मूला वाइज तो पेंटेन ही होगा, बट स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब इसका एक तीसरा भाई भी है, तीसरा भाई क्या है देख सकते हो आप, पेंटेन में हम क्या करेंगे, एक कार्बन को बीच में लाएंगे और चारों कार्बन को 4 हाथ में जोड़ देंगे। फिर हाइड्रोजन तो तुम जोड़ ही सकते हो, ठीक है जी, हाइड्रोजन जोड़ लेना, ठीक है। तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर आ जाते हैं पेंटेन के, आपको ड्रॉ करने आने चाहिए पेंटेन और ब्यूटेन के। अब इसके नाम जान लो बेटा, नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना बेटा यहां पर ब्यूटेन का जो नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, क्योंकि सीधा है, एन ब्यूटेन बोल दिया बेचारे को, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना, याद आया, याद आया, ये वाला जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को देखो, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, 3 कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है। फिर आते हैं पेंटेन पे, तो ये जो नॉर्मल वाला पेंटेन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन, क्योंकि नॉर्मल है ना भैया, ठीक है। फिर तुम्हें याद होगा सेकंड वाला वर्जन, जहां पर मैंने सेकंड या थर्ड कार्बन पे ऐसे एक कार्बन जोड़ दिया था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। फिर आता है एक आखिरी वाला जिसमें एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसका नाम याद रखना, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। भैया क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, मैं तुम्हें अभी दिखा भी सकता हूं, प्रीवियस ईयर के अंदर ये सवाल पूछा गया है। क्या है, द कंपाउंड एक्स C4H10, C4H10 क्या होता है, बोलो, ब्यूटेन होता है ना, हाँ देखो ब्यूटेन है, ठीक है, हैज 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स Y एंड Z, राइट दी नेम एंड स्ट्रक्चर वाइज एंड, यानी आपको इसके दोनों स्ट्रक्चर बनाने हैं। क्या क्या आएंगे, एक तो आएगा एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और एक आएगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन तुम्हें पता ही है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे 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 और यहां पर एक ये, तो ये आ गया आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन बना के आना था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो भैया, लुईस बाबा आए और उन्होंने बोला कि भैया मैं ना एक बहुत जरूरी डॉट स्ट्रक्चर दूंगा, और इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल तो भैया, तो चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि ये चैप्टर ना तुम्हारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
पूरी क्लास 10 का अगर मैं बोलूं केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि इससे सवाल बहुत आते हैं, 5 से 10 नंबर के बोर्ड एग्जाम में सवाल पक्का आते हैं। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं, सीख लो बेटा, एक एग्जाम्पल से सीख जाओगे। जैसे कि मुझे बोला जाए CH4, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथेन। मिथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं मिथेन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर। नॉर्मल स्ट्रक्चर तो तुमने सीख ही लिया है, क्या यही होता है, यही होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कार्बन बनाऊंगा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, भैया 4 इलेक्ट्रॉन। तो उन चारों को एक्स 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 से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है। जैसे इसके 4 हाथ है ना, 4 हाथ, ऐसे ही मैं 4 डायरेक्शन में एक्स 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 एक्स, ठीक है। अब इन चारों हाथ में मैं हाइड्रोजन बना दूंगा, जैसे सेम जैसे यहां पर है, आपको सेम वैसा ही करना है, ठीक है जी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस वही सेम, ठीक है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, डॉट, इसी वजह से इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डॉट, इसके पास एक होगा, इसके पास एक होगा, इसके पास एक होगा, इसके पास एक होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन को अगर स्टेबल होना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन भैया को खुश कर देना है। चलो भाई हाइड्रोजन को खुश कर दो फटाफट। देखो 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, सारे हाइड्रोजन खुश। कार्बन को खुश होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब चल कार्बन को भी खुश कर देते हैं। देख 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी अगर कार्बन को खुश करना है तो इस प्रकार से पूरी तरीके से भैया हमें खुश करना पड़ेगा, यानी यही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आप देख सकते हो हमने क्या करा, एक पूरा सर्कल बना दिया, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन आता है इथेन का बनाने के लिए, तो आप इथेन का भी ड्रॉ कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको ना इथेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इथेन कैसा दिखता है, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाँ या ना, ठीक है। बिल्कुल पहला स्टेप एकदम सिंपल है। फिर तुम क्या करोगे बेटा, फिर तुम एक कार्बन बनाओगे, यहां पर एक कार्बन यहां बनाओगे, कार्बन के 4 हाथ, जैसे यहां पर 4 हाथ हैं, सेम डायरेक्शन में तुम्हें क्या करना है, 4 हाथ कार्बन के बना लें। इस कार्बन के भी 4 हाथ, सेम 4 डायरेक्शन में तुम्हें 4 हाथ बना लेने हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हर जगह जहां जहां पे आपको ऊपर हाइड्रोजन दिख रहा है ना, उन सारी डायरेक्शन में हाइड्रोजन लगा दो। अब डॉट लगा दो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक 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 एक, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, हाइड्रोजन को बोल कि भैया तू खुश हो जा, अरे भैया तू खुश हो जा, है ना। हाइड्रोजन भी ना शादियों में नाराज फूफा जी की तरह है, इनको पहले खुश करना पड़ता है अपन को, अगर अपन को शादी करानी है तो, ठीक है। तो पहले अपन इनको खुश कर लेते हैं सबको, लो भाई तुम खुश रहो, तुम मस्त खुश रहो, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब कार्बन को खुश कर दे, कार्बन को खुश कर दे, इस वाले कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, अरे देख 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर इस कार्बन को खुश करना है तो इस प्रकार से पूरी तरीके से खुश करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इस कार्बन को खुश करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस कार्बन को भी खुश करने के लिए कुछ इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, इसको खुश कर देंगे। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, अरे बोल दे भाई किसका है ये, इथेन का। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके पेपर में आते हैं, मैं कुछ आपको डायग्राम्स भी दिखाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है इथेन का, तो मैंने आपको कराई दिया है। पानी पे सवाल बहुत आता है, वाटर पे, तो वाटर क्या होता है, H2O। तो आपको बस वाटर का क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर, कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है वो कैसे होता है, जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, है ना। और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगा पानी का, पानी का कुछ इस प्रकार से आएगा। ऐसे बहुत सारे, इथीन पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इथीन की तो बेटा प्रैक्टिस करके जाना। इथीन क्या होता है, इथीन होता है डबल बॉन्ड, है ना, ये होता है इथीन, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना। सिमिलरली इथाइन, इथाइन जो है इसकी भी तुम प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। इथीन इथाइन इथेन, इनको तो छोड़ के मत जाना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। चलो तो आप ये क्वेश्चन देख भी सकते हो, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथाइन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड अमोनिया। चलो एक अमोनिया का मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूं। नाइट्रोजन जो होता है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल पे पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। अब नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी को पता है क्या, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ एक लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे, 3 हो गए, और 2 यहां पर लगा देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन 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 हाइड्रो, कहां पे, हाँ 3 हो गए, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन को खुश कर दो फटाफट से, ये हाइड्रोजन खुश,
ये हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन खुश। नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे 8 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। अब कुछ नहीं होगा, बस एक ऐसे सर्कल बन जाएगा। तो एक इसका स्ट्रक्चर आ गया, ये आ गया NH3 का स्ट्रक्चर। ऐसे तुम बेटा किसी के भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। अभी तक जो हमने IUPAC का देखा उसको साइड रख दो, क्योंकि अब हम एक अलग दुनिया में जाने वाले हैं। इसी चैप्टर की दुनिया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाओ ताकि तुम्हें गिल्ट ना हो। अच्छा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम से पहले तुमने पढ़ा नहीं, अब तुम्हें गिल्ट हो रहा है कि यार शिट यार, आज पूरा दिन खराब कर दिया, आज मैंने पढ़ाई नहीं करी, और तुम अब इसलिए नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें गिल्ट हो रहा है कि तुमने सुबह से शाम तक पढ़ाई नहीं करी, और इस वजह से तुम अब भी नहीं पढ़ पा रहे हो। आएगा भी ऐसा हो जाता है ना, ऐसा कि अब गिल्ट की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अब गिल्ट वापस हो जाएगी कल सुबह। तो एक पूरी साइकिल बन चुकी है ना, साइकिल तोड़नी पड़ेगी बेटा। आओ केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन। कंबशन यानी जलना, है ना, रिश्तेदार भी तो जलते हैं, तुम्हारी सक्सेस है, ठीक है। तो जब भी कोई कार्बन कंपाउंड जलता है तो वो पता है क्या प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, फिर वो हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट। उसके अलावा अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन भी आ गया, तो वो CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और हीट एंड लाइट बनाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये है मीथेन, तो मीथेन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा CO2 H2O और हीट एंड लाइट। कोई भी हाइड्रोकार्बन है CO2 H2O एंड क्या, हीट एंड लाइट। आपको बस इतना याद रखना है। अब देखो बेसिकली ना कंबशन भी दो प्रकार के हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भरे हुए हैं जैसे एल्केन, और एक अनसैचुरेटेड। तो जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो ना, तो पता है ये कैसे जलते हैं? ये क्लीन ब्लू फ्लेम्स के साथ जलते हैं। जैसे कि आपका वो जो गैस का चूल्हा होगा उसमें आप देखते हो कि ब्लू कलर की फ्लेम आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गैस फिल करी जाती है वो गैस कैसी होती है? वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद क्लीन ब्लू फ्लेम। इसका ये मतलब है कि ये कंप्लीट कंबशन करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट कंबशन। और उसमें वो ब्लैक ब्लैक कलर का जिसको हम सूट बोलते हैं, वो सूट भी प्रोड्यूस नहीं होता। कहां पर? सैचुरेटेड में। बट अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो पता क्या आएगा? फ्लेम थोड़ी येलो आएंगी और सूटी फ्लेम आएंगी, सूटी फ्लेम, एंड प्रोड्यूस ब्लैक स्मोक बिकॉज ऑफ इनकंप्लीट कंबशन। यानी ब्लैक कलर की स्मोक भी प्रोड्यूस होगी। जैसे आप लकड़ी वकड़ी को जलाते होगे तो आपने देखा होगा येलो फ्लेम्स आती हैं, है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एयर सप्लाई होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जलते टाइम पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो कंप्लीट कंबशन होगा, और अगर आप कहीं पे आपने आग लगा रखी है और लिमिटेड ऑक्सीजन मिल रही है, मान लो आपका ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको भी अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन दोगे ना, तो कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। येलो कलर की फ्लेम्स आएंगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा तभी क्या होगा? क्लीन ब्लू फ्लेम्स आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाई कैंडल्स बर्न विद येलो फ्लेम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैंडल्स जो होती हैं वो इनकंप्लीट कंबशन करती हैं। क्या करती हैं बेटा? इनकंप्लीट कंबशन करती हैं, और वो ब्लैक कलर का सूट भी प्रोड्यूस करती हैं। वो ऐसे पार्टिकल नहीं आते काले काले से, जब कैंडल को जलाया होगा देखा होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। Why do carbon compounds generally burns with सूटी और ल्यूमिनस फ्लेम? ऐसा क्यों होता है कि कार्बन कंपाउंड जनरली ब्लैक कलर की वो देते हैं, सूट देते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कंपाउंड जो होते हैं मेनली वो कैसे होते हैं? बोलो, अनसैचुरेटेड होते हैं, जिस वजह से वो सूट प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखना, कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न विद ल्यूमिनस बिकॉज दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड इनकंप्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस अनबर्न्ड पार्टिकल। ये अनसैचुरेटेड भी होते हैं, ये भी इसका एक रीजन है, ठीक है। उसके अलावा क्या पूछा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकंप्लीट कंबशन? वो आप बता सकते हो। कंप्लीट में क्या होता है? ब्लू कलर की फ्लेम आती है, इनकंप्लीट में येलो कलर की फ्लेम आती है। वहां पर सूट प्रोड्यूस नहीं होता, बट इनकंप्लीट में सूट प्रोड्यूस होता है। बहुत बढ़िया। इसका एग्जांपल भी दे सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा भी देता हूं। जैसे मीथेन को अगर आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो पता है क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा, यानी कंप्लीट कंबशन हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको लिमिटेड ऑक्सीजन दोगे तो पता है क्या बनाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, ये बनाता है नॉर्मल कार्बन, या फिर आप बोल सकते हो ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और यहां पर इस केस में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये भी हमने समझ लिया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है। चलिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ही ज्यादा। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तुम्हें पता होगा ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़नी है, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन। इथेनॉल तुम समझ गए ना, इथेनॉल क्या होता है? अब तो भैया पता ही है इथेनॉल, हम लिख भी सकते हैं इथेनॉल। क्या होता है इथेनॉल? बताओ।
अरे भैया 2 कार्बन में अगर OH जोड़ दोगे, है ना, 2 कार्बन में अगर OH जोड़ दोगे तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH3CH2OH, है ना, ये क्या होता है, ये होता है इथेनॉल। ठीक है, तो अगर आपने इथेनॉल लिया और उसको एल्कलाइन KMNO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। या तो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे या तो आप परमैंगनेट लोगे यानी पोटेशियम परमैंगनेट लोगे। इन दोनों में से किसी के साथ भी अगर आप गर्म कर दोगे, क्या कर दोगे बेटा, गर्म कर दोगे किसको, इस इथेनॉल को, तो पता है क्या होगा, इस इथेनॉल को एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिल जाएगा और ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा। यानी ये क्या बन जाएगा, देखो इथेनोइक एसिड यानी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इस पे अब लग चुका है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो CH3COOH, CH3COOH क्या होता है, इथेनोइक एसिड। चलिए बहुत बढ़िया, बट याद रखना ये जो एजेंट्स है ना, ये एजेंट्स बड़े काम के हैं, ये आपको याद रखने, पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ये एजेंट्स KMNO4 और K2Cr2O7। ठीक है, अब इस पे एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, वो एक्टिविटी क्या है, देखो हम क्या करते हैं, हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं यानी KMNO4 लेते हैं और इस KMNO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप, इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल को पीना नहीं है, अल्कोहल नहीं पीना नहीं बेटा, ठीक है, तो इसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल में डालते हैं। और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, इसका कलर होता है थोड़ा पिंकिश पर्पल आप बोल सकते हो। अब इसका जो कलर होता है वो गायब होने लगता है और सवाल आता है क्यों गायब हुआ कलर, क्योंकि ये जो था ना पोटेशियम परमैंगनेट, इसने क्या करा, रिएक्शन कर लिया इथेनॉल के साथ, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया और इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आपको याद रखना है पर्पल कलर डिसअपियर्स एट द फर्स्ट। क्यों होता है, क्योंकि KMNO4 इज बीइंग यूज्ड टू ऑक्सीडाइज इथेनॉल, यानी इथेनॉल को वो ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, अ कंपाउंड X is oxidized by a oxidizing agent such as alkaline KMNO4 और acidized Ka2O4। अरे बताओ, एक कंपाउंड X, और ये XY वाले सवाल ना बहुत आते हैं, ये कंपाउंड X, उसको अगर मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो कंपाउंड बन गया Y, बताओ X कौन था, Y कौन था, मामा जी कौन थे, भुआ जी कौन थे, ये सवाल आ गया। तो हमको पता है भैया X कौन है, इथेनॉल, Y कौन है, इथेनोइक एसिड। बहुत सिंपल है, इनकी रिएक्शन भी वगैरह लिखनी है। एंड ये पूछ रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है भैया। क्या सवाल पूछ रहे हो बताओ, हाँ, why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction। ऐसा क्यों है कि इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एक प्रकार की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन इज गेटेड एडेड, यानी ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख सकते हो KMNO4 K2Cr2O7। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब बढ़ते हैं अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ, जो कि है क्या, एडिशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। एडिशन रिएक्शन कौन कर सकता है, पहले बताओ। अगर मैं भरा हुआ हूं तो क्या मैं किसी चीज को ऐड कर पाऊंगा, मैं खाली हूं तो मैं ऐड कर लूंगा, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो कभी एडिशन कर ही नहीं सकते। तो एडिशन कौन कर सकता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत बढ़िया, तो याद रखना सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पर एक रिएक्शन है, मान लो कोई भी कंपाउंड है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आप देख सकते हो यहां पर डबल बॉन्ड है ना, ये आर क्या है, ये चेन है, यानी बहुत सारे कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम निकल एज अ कैटेलिस्ट, या फिर निकल की जगह हम क्या ले सकते हैं, पैलेडियम भी ले सकते हैं, तो निकल भी ले सकते हैं, ये कैटेलिस्ट हैं। इनकी प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो जो डबल बॉन्ड था वो टूटेगा और सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं क्या, एडिशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, क्वेश्चन ये आता है कि ना ये जो एडिशन रिएक्शन ना ये नेचर में होती है, यानी हम करते हैं। हम कैसे करते हैं, आपके घरों में वो वेजिटेबल ऑयल वगैरह आता है ना, उस वेजिटेबल ऑयल को क्या करते हैं, एडिशन कराया जाता है हाइड्रोजन को, और उस वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, वेजिटेबल घी के अंदर, है ना। तो वो एक टाइप की क्या है, वो एक टाइप की एडिशन रिएक्शन है। एक बार सीबीएसई के अंदर सवाल आया था, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, तो याद रखना इट इज अ टाइप ऑफ, हाँ बहुत बढ़िया, क्या, एडिशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन X adds hydrogen in the presence of nickel catalyst to form compound Y, है ना, आइडेंटिफाई X एंड Y। अब आप कुछ भी ले सकते हो, X को कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मान सकते हो, मैंने मान लिया इथीन, मैंने मान लिया इथीन, है ना, और इथीन में अगर हाइड्रोजन जोड़े तो वो बन जाएगा इथेन। बहुत बढ़िया जी, अगला पार्ट देखते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन, लिख दिए, नेम द रिएक्शन इन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन X इज। तो याद रखना इस केस के अंदर हमेशा रिएक्शन होगी एडिशन, और जो पहला होगा ना वो हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए जी आगे बढ़ा जाए, अगले
रिएक्शन की तरफ, जो कि है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे स्कूल के अंदर वो सब्स्टिट्यूट पीरियड लगता है ना अच्छा, वैसे स्कूल की एक वो अनोखी चीज है ना कि अगर एग्जाम हॉल के दौरान कोई टीचर ऐसे अपने पीछे आ जाता है और हमारी कॉपी ऐसे देखने लगता है, हमें आंसर आता भी था बट फिर भी ना हम ऐसे कॉन्शियस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और आंसर लिख नहीं पाते। हम चाहते हैं अरे मैम जाओ यार, क्यों खड़े हो पीछे, है ना, क्यों खड़े हो पीछे, जाओ यार, क्यों पढ़ रहे हो मेरे आंसर को। तो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था अपने स्कूल टाइम पे। हाँ, तो चलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होगा। तो मुझे बताओ सब्स्टिट्यूट आप कब करोगे, जब आप सैचुरेटेड होगे, यानी आप भरे होगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मीथेन, है ना, ये क्या है, मीथेन। मीथेन पे अगर आप क्लोरीन ऐड कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, यहां पर कैटेलिस्ट का काम करता है सनलाइट। ठीक है, तो क्या होगा, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को लात मार के बाहर कर देगा और ये बना देगा CH3Cl और साथ साथ में HCl भी बन जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। बहुत बेसिक थी, सवाल भी बहुत कम पूछा जाता है, एक दो सवाल पूछे गए, दिखा देता हूं। हाइड्रोकार्बन X रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म Y। मैंने आपको बताया अभी कि X क्या था, मीथेन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ, एक कंपाउंड बनाया Y, वो क्या है, CH3Cl। उसका नाम भी तुम दे सकते हो, क्लोरोमीथेन। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन, वो तुम लिख सकते हो। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है इथेनॉल। अब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड इस चैप्टर के वो दो टॉपिक है ना, जिनमें से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। ठीक है, हर बार आता है, हर बार आता है। बहुत बेसिक चीज है कि हर साल इसमें से क्वेश्चन देखा गया। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल वही जो तुम सोच रहे हो, अल्कोहल। हाँ जी, तो यानी इथेनॉल कहां पर यूज किया जाता है, इथेनॉल अल्कोहल्स के अंदर यूज किया जाता है, बेवरेजेस के अंदर यूज किया जाता है। सबसे पहले तो ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के अंदर, कॉमनली कॉल्ड एज एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल हम इसको बोलते हैं। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो कि तुम्हें याद रखनी है, इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। यानी ना इसके अंदर आप किसी भी चीज को मिला सकते हो। इसलिए अगर तुमने वो कभी वो कफ सिरप ली है, कफ सिरप की अगर आपने वो ढक्कन पड़ा हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है, यही होता है इथेनॉल। यानी बहुत सारी मेडिसिन के अंदर क्या मिलाया जाता है, इथेनॉल मिलाया जाता है, क्योंकि इथेनॉल के अंदर कोई भी चीज मिल जाती है, इजीली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यूज्ड इन टिंचर आयोडीन, कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स। जितने भी टॉनिक्स वगैरह तुम लेते हो, कफ सिरप लेते हो, उसके अंदर यही होता है। क्यों, बिकॉज इट इज अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ये रीजन याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटली मिसेबल विद वाटर, यानी आराम से आप मिक्स कर सकते हो पानी के साथ, वो तो सबको पता ही है ना। अपने पापा से पूछना, उनको पता होगा ज्यादा मत पूछना, थप्पड़ पड़ेंगे, मुझे भी पिटवाओगे, खुद भी पीटोगे, दोनों मार खाएंगे अपन आ जाओ। उसके अलावा प्योर इथेनॉल इज पॉइजनस, यानी अगर एक इथेनॉल एकदम प्योर है तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। चलिए जी, अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इथेनॉल की। सबसे पहले इमेजिन करो, मैंने इथेनॉल लिया और मैंने उसमें सोडियम मेटल डाला, तो क्या होगा। इस रिएक्शन को याद नहीं करते, अपन प्रूव करते हैं। देखो कैसे, ये स्ट्रक्चर तुम खुद बना सकते हो। सबसे पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेना बेटा। अब तुम क्या करो, तुम ना सोडियम मेटल को डालो। किसको डालना है, अपन को सोडियम मेटल को डालना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, सोडियम मेटल, पहले इसको एक बार बना लो। ये OH आ गया, ये H आ गया और ये H आ गया। ठीक है, ये आ गया अपना इथेनॉल। अब मैं क्या कर रहा हूं, सोडियम को। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम बहुत ताकतवर है, तो सोडियम ना इसके पास जाएगा, इस हाइड्रोजन को लात मारेगा और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, कंपाउंड क्या बनेगा, देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ONA। हाँ, बहुत बढ़िया। और यहां से जो हाइड्रोजन निकला था वो अलग हो जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यानी आप देख सकते हो एक नया कंपाउंड बन के आया। पहले यहां पर OH था और अब OH की जगह क्या आ गया, ONA आ गया। क्या आ गया बेटा, ONA। और इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। याद रखना पड़ेगा बेटा, हाँ मुश्किल है बट याद रखना पड़ेगा। क्या है इसका नाम, सोडियम इथॉक्साइड। तो याद रखना C2H5ONA, है ना, C2H5ONA क्या है इसका नाम, सोडियम इथॉक्साइड। और साथ साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी बबल्स भी बनेंगे। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है, अगर माचिस को पास लाओगे तो पॉप 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 करेगा। याद आया, अरे वो पहला चैप्टर। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस इज इन्वॉल्व, ये आपको याद रखना है। बबल्स बनते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस आती है तो बबल्स बनते हैं। और अगर हम बर्निंग किसी भी चीज को, मैच स्टिक को पास लाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। चलिए जी, बहुत सही। इसके कुछ क्वेश्चन देखें, इससे क्या सवाल आ चुके हैं, बट उससे पहले एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं इथेनॉल की। अब इथेनॉल की एक रिएक्शन हम देखते हैं किसके साथ, एक कंपाउंड है, कंपाउंड एक एसिड है जिसका नाम है H2SO4। नाम तो सुना ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे तुम्हें याद करना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड राजस्थान से है,
उसको चाहिए जीवन में पानी। बेटा ऑफेंड मत होना, मैं खुद राजस्थान से, तो मैं तो बेइज्जती कर सकता हूँ, कोई और बोले तो उसको मारो। मैं तो राजस्थान से, तो मैं तो देखो बच रहा हूं मैं, है ना। तो H2SO4 को भैया पानी 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 पानी, ये जहां भी जाता है ना पानी खींच लेता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कि जहां जाएगा भैया इसको पानी पिला दो यार, बात बात पे पानी मांग लेता, बताओ यार है कि कैसा इंसान है। तो इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर मैं इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा, ये इथेनॉल है, ये है हॉट कंसेंट्रेटेड H2SO4, और इसको मैं हीट करूंगा तो पता है क्या करेगा, ये पानी खींच लेगा। यानी इसका ये जो पानी होगा वो खींच लेगा, और इस इथेनॉल को पता है किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा इथीन के अंदर। ये क्या है बेटा, इथीन, और साथ साथ में पानी रिलीज हो जाएगा, है ना। इसी वजह से इसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि देखो पानी रिलीज कर दिया ना यार, पानी निकाल दिया, बताओ बहुत बढ़िया, है ना। तो याद रखना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और पता है किस टेम्परेचर में होता है ये रिएक्शन, होती है 443 केल्विन्स के टेम्परेचर पे, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें ध्यान से देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। ये क्या था, ये एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, और अब क्या बन गया, अब बन गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन बोला जाता है, a compound X reacts with H2SO4 and gives a compound Y that is a unsaturated hydrocarbon। तो तुम्हें पता होना चाहिए इथेनॉल जो है वो सैचुरेटेड था, बट अब क्या हुआ, इसने पानी खींच लिया और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, जो कि है इथीन। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अल्कोहल के ना बहुत हमारे ऊपर चीजें, मतलब बॉडी पे असर आता है, वो आपको पता है, बहुत बेसिक सी चीज है कि कंजप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इथेनॉल स्लोज योर मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको स्लो डाउन कर देता है। बट इससे एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इंडस्ट्रीज के अंदर ना, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता था ना, पहले ना इथेनॉल की सप्लाई करी जाती थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में यूज होती है इथेनॉल। बट वहां पर होशियार लोग थे, तो वो क्या करते थे, चीयर्स, यानी वो इथेनॉल के शॉट्स लगा लिया करते थे। तो भैया सरकार ने देखा, कहा यार ये तो बहुत ही गलत लोग हैं, उसको भी पी जा रहे हैं, बताओ। तो उन्होंने एक नया तरीका लाया कि इंडस्ट्रीज के अंदर ना उन्होंने एक डिफरेंट टाइप की अल्कोहल सप्लाई करनी स्टार्ट करी, जिनको उन्होंने नाम दिया डीनेचर्ड अल्कोहल। अब डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या होता है, इथेनॉल के साथ साथ, इथेनॉल के साथ साथ एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल। और पता है मिथेनॉल क्या होती है, मिथेनॉल एक पॉइजनस सब्सटेंस है, जिसको अगर पियोगे तो भैया निपट जाओगे। है ना। इस वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर जो यूज होती है उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो याद रखना, मिथेनॉल अनलाइक इथेनॉल इज अ पॉइजनस, यानी ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर इसको मिलाया जाता है इथेनॉल में, और क्या फॉर्म करी जाती है, डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल याद रखना, द मिक्सचर इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। ये डेफिनेशन एक बार पढ़ के जाना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि बहुत बार पूछा गया, द नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। बताइए, इथेनॉल को H2SO4 पानी 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 खींच लेगा, क्या बनाएगा, इथीन बनाएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया। ऑल्सो ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी ये जो इथीन बन के आया ना भैया, इस इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मांग रहा है, बना दोगे, अब दिखाया बना दो तो बना देगा, हाँ ठीक है। State the role of concentrated H2SO4। Concentrated H2SO4 works as a dehydrating agent। चलिए जी, a liquid compound X when burnt in air produces carbon dioxide, water and heat। It also used as a fuel in spirit lamps and vehicles। देखो vehicles और spirit lamps के अंदर पता है क्या यूज होता है, अगर ये टर्म आ जाए ना कहीं पे, इट इज यूज्ड एज द फ्यूल, तो एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्या, इथेनॉल। अगर आपने आजकल देखा हो तो इथेनॉल जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूल्स के अंदर यूज किया जा रहा है, तो यानी जो एक्स होगा वो क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन, यानी इथेनॉल जलेगा तो क्या देगा, अगर आप इथेनॉल को बर्न करोगे तो हमेशा CO2 निकलेगी, H2O निकलेगी और हीट निकलेगी। ठीक है, मेंशन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्स एज अ फ्यूल। देखो इथेनॉल एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी ये ब्लैक सूट प्रोड्यूस नहीं करता, तो इट बर्न्स क्लीनली एंड डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। इस वजह से इथेनॉल को एज अ फ्यूल भी यूज किया जा रहा है। चलो, when a compound X react with sodium metal, a Y gas is evolved which burns with a pop sound। पॉप साउंड यानी भैया गैस तो हाइड्रोजन है, यानी हमें यह पता चल गया ये जो गैस है ये तो हाइड्रोजन है। अब ये रिएक्शन क्या देखी देखी लग रही है, एक कंपाउंड है X जिसको सोडियम से रिएक्ट कराया, भैया इथेनॉल को अगर सोडियम से रिएक्ट कराते थे तो सोडियम इथॉक्साइड बनता था और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, गैस का नाम बताना है, एक्स एंड वाई बताना है, वो आप बता दोगे। चलो एक अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर हम इथेनोइक एसिड पे पढ़ेंगे। ये बड़ा वो पैराग्राफ आजकल केस बेस क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो है, देखते हैं।
इथेनॉल के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो कि अपन पढ़ेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की कंबशन पे आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है जो कि तुम लिख दोगे। अभी बताइए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। इथेनॉल को अगर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट से हमें रिएक्शन कराना है, यानी KMnO4 या K2Cr2O7। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल में अल्कोहल, इथेनोइक एसिड में अरे बोल दे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। लिस्ट टू यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स प्रॉपर्टी मेक इट सूटेबल फॉर यूजेस। इथेनॉल को इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है, और इथेनॉल को कहां यूज किया जाता है बेटा? पेट्रोल्स के अंदर, बिकॉज इट बर्न्स विद लो पोल्यूटेंट्स। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं इथेनोइक एसिड की तरफ। भैया ये इथेनोइक एसिड क्या बला है, इसको पढ़ते हैं। ज्यादा देर और नहीं लूंगा तुम्हारी, बस 15-20 मिनट और रुक जाओ, चैप्टर तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। अभी तक तुम रुके हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। थोड़ी देर और रुको। और वैसे भी जब तुम 2-2 घंटे रील चला चला के वेस्ट कर देते हो, तब तुम्हारा टाइम खराब नहीं होता। हालत तुम्हारी ऐसी हो गई है ना कि अगर कोई तुमसे पूछे ना कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो तुम जवाब दोगे दोस्तों को वो रील भेजना, वो हमारी हॉबी है ना। तो इसमें तो बस 15-20 मिनट और लगेंगे। आ जाओ। इथेनोइक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड एक प्रकार की एसिड है, नाम से ही समझ आ रहा है हमें। इसका एक और नाम होता है, इट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? एसिटिक एसिड हम इसको बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा कैसी होती है? शार्प होती है, विनेगर लाइक स्मेल होती है। पता है आपको, अगर आप इथेनोइक एसिड को पानी में मिलाओगे तो पता है क्या बनता है? विनेगर। जो आपके घरों वगैरह में यूज होता होगा, वो नूडल्स वगैरह बनाते हैं, विनेगर डालते हैं। हाँ, तो यानी 5 to 8% solution of ethanoic acid in water is called vinegar। और विनेगर कहां पे यूज होता है? एक तो कुक करने के काम आता है, उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी प्रिजर्व करने के भी काम आता है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा ये एक प्रकार की वीक एसिड है, यानी ये पूरी तरीके से पानी में टूटता नहीं है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। ये अपन ने एक चैप्टर में पढ़ा था एसिड या बेस में। ठीक है। उसके अलावा इसका एक और नाम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। पता है क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, वो बहुत लो है, यानी अगर ठंड पड़ेगी ना तो ये बेचारा जम जाता है, ये फ्रीज हो जाता है, और तब हम इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। और पानी में तो ये सॉल्युबल होता ही है। अब यहां पर आती हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं, एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन। अपने दिमाग के घोड़ों को खोल लो, क्योंकि यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट, बेटा दिमाग का जहां जहां जो भी पुर्जा था उस सारे पुर्जे को लगा ले और इसको पढ़ ले, इंपॉर्टेंट है एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन। आ जाओ। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं। हम लेते हैं इथेनॉल, एक गिलास, चीयर्स करते हैं अपन सब। आ जाओ, चीयर्स। चीयर्स रहा बेटा, तो अपन करते हैं चीयर्स। आ जाओ। सबसे पहले मैंने करा तुम्हारे साथ चीयर्स, और मैंने बनाया इथेनॉल। ठीक है जी, इथेनॉल बनाया, ये रहा मेरा प्यारा प्यारा इथेनॉल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर मैंने क्या करा तुम्हारे साथ? इथेनोइक एसिड बना दिया। क्या बना दिया बेटा? इथेनोइक एसिड। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये आ गया अपना इथेनोइक एसिड। ठीक है। अब इन दोनों की रिएक्शन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब तुम्हें पता है H2SO4 का क्या काम है? ये भैया राजस्थान भैया पानी 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 मांग लेता है। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, पानी ही तो मांगेगा। अब होगा क्या यहां पर बेटा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा, और यहां से ये पूरा का पूरा ये OH चला जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा? ये OHG जो है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो OH तुम्हें दिख रहा है, चला जाएगा। क्यों? क्योंकि H प्लस OH क्या बनाएंगे? ये दोनों पानी बनाएंगे, और पानी की बहुत जरूरत है इसको। ठीक है। और ये दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कंपाउंड क्या बनाएंगे? देखो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहां पे O था, हाइड्रोजन चला गया। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो पार्ट है, ये डायरेक्टली इधर अटैच हो जाएगा। यानी ये किससे अटैच हो जाएगा? बोलो बेटा। ये अटैच हो जाएगा डायरेक्टली कार्बन के साथ। हाँ, अब ये दो कार्बन इससे क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से एक नया कंपाउंड आएगा, और साथ साथ में क्या आएगा? पानी भी आएगा। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड का एक नाम होता है, इसका निकनेम है बेटा एस्टर। क्या? एस्टर। और ये बड़ा स्वीट स्मेलिंग होता है, परफ्यूम वगैरह के अंदर यूज होता है, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, तो तुम भी पेपर के अंदर बता सकते हो। वैसे इसका कॉमन नेम एस्टर है, बट इसका साइंटिफिक नेम है इथाइल इथोनेट। क्या बोला मैंने? अरे बोलो यार फटाफट से, क्या बोला मैंने? वैसे इसका कॉमन नेम क्या है? एस्टर है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिखता है। वैसे इसका एक और नाम है इथाइल इथोनेट। याद रहेगा, याद रहेगा, इथाइल इथोनेट। चलो बहुत बढ़िया, इथाइल इथोनेट इसका नाम होता है एक्चुअल में, वैसे एस्टर बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो एस्टर होता है वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, और ये फॉर्मूला तुम्हें एस्टर का याद करना पड़ेगा। मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू हैव नो ऑप्शन।
पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी अपोजिट रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब क्या होता है, मैंने वो अपनी चीयर्स करी थी इथेनॉल, याद है ना कहानी में, अब मुझे वो इथेनॉल भैया वापस चाहिए, तो मैंने मांग ली इथेनॉल, मैंने कहा मुझे मेरी इथेनॉल वापस करो। तो फिर क्या हुआ कि ये जो अपना बना था ना एस्टर, उस एस्टर को एक बार वापस बनाते हैं। तुम भी बनाते रहो बेटा, जैसे तुम्हारी भी क्या हो जाए ना, प्रैक्टिस वगैरह हो जाए। ठीक है, हाइड्रोजन तुम जोड़ लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ बेटा, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। क्या है बात समझ में, मैं किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, NaOH के साथ। तो अब क्या होगा यहां पर बेटा, अब देखने वाली बात है, अब क्या बनेगा यहां पर, वो बहुत गौर से तुम्हें देखना पड़ेगा। सोचो क्या बन सकता है यहां पे, क्या बन सकता है। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन था ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन था, इसको क्या मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको OH मिल जाएगा। यानी वो जो मेरी एल्कोहल थी, यानी इथेनॉल था, वो इथेनॉल मेरे पास वापस आ जाएगा, और साथ साथ में एक नया कंपाउंड आ जाएगा जो कि है सोडियम इथोनेट। कंफ्यूज मत हो, मैं एक बार वहां पर क्या करता हूं, तुम्हें बनाकर ही दिखा देता हूं। देखो कंपाउंड कैसे बनेंगे, पहले इसको तोड़ दो, ध्यान से देख लो भैया, ध्यान से देख लो यार, देखो ये है ना, यहां इस इधर से तोड़ना, हाँ इधर से तोड़ो। ठीक है, ये O और ये जो Na था ये इसमें आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ONA बन गया। अब ये OH जो है वो इसमें जुड़ गया, प्लस CCOH। ठीक है, तो ये तो तुम्हें देखा देखा सा लग रहा होगा, ये तो अपना वही प्यारा नन्ना मुन्ना इथेनॉल। और ये क्या है, ये है सोडियम इथोनेट। बेटा सोडियम इथॉक्साइड अलग था, वो इथॉक्साइड अलग था, ये सोडियम इथोनेट है। क्या है ये, सोडियम इथोनेट। तो ये आपको याद रखनी है रिएक्शन, ये क्या है, सोडियम इथोनेट, और ये क्या है, अपना इथेनॉल। यानी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन से क्या होता है, एस्टरिफिकेशन का उल्टा हुआ। यानी मैंने पहले इथेनॉल लिया था और क्या लिया था, इथेनोइक एसिड लिया था, दोनों को ऐड कराया था, क्या बनाया, एस्टर बनाया। बट उस एस्टर से मैंने अपना इथेनॉल वापस कन्वर्ट कर लिया, और इसी को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। चलिए क्या है बात समझ में, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी, बट उससे पहले इथेनोइक एसिड की और रिएक्शंस देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखो इथेनोइक एसिड एक प्रकार की एसिड ही तो है, क्या है, एसिड ही तो है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन में एक सॉल्ट बनेगा और एक पानी बनेगा, वो तो तुम्हें पता है। तो यानी अगर कोई भी बेस आ जाए, फॉर एग्जांपल NaOH आ गया, तब क्या होगा बेटा, पानी तो बनना ही है, साथ साथ में एक क्या बनेगा, एक सॉल्ट और बन जाएगा। और यहां पर वो सॉल्ट बनेगा जो कि अभी हमने बनाया, क्या बनाया हमने, सोडियम इथोनेट। बहुत बढ़िया, सोडियम इथोनेट यहां पे भी बनेगा। इसका आप भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो बेटा, जैसे कि आप देखो CH3COH है ना। अब क्या होगा, NaOH जुड़ेगा, तो यहां पर होता क्या है ना बेटा, ध्यान से देख लो, ये H और ये OH दोनों मिल जाते हैं और ये पानी बनाते हैं, और ये Na इस जगह पे जुड़ जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है ONA, और इसी को हम क्या बोलते थे, अभी हमने पढ़ा, सोडियम इथोनेट। चलिए जी, है ना, तो ये तो किसकी होगी, बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद हो, एक एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ क्या होती थी, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्ट बनता था, पानी बनता था, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी। मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ गया बेटा, अगर भूल रहा है तो। ठीक है, तो यहां पर आप ट्राई कर सकते हो रिएक्शन बनाने का। जैसे ये एक एसिड है CH3COH और ये है मेटल कार्बोनेट, तो जब भी रिएक्शन होगा सॉल्ट तो सेम बनेगा, सोडियम इथोनेट, जो कि हम बनाते आ रहे हैं, है ना, सोडियम इथोनेट या एसीटेट भी बोलते हैं, बट तुम सोडियम इथोनेट याद रखो। साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा, याद रखना, याद रखना। ये रिएक्शन भी पूछी गई है, पता है क्यों, क्योंकि ऐसे हिंट दी जाती है, क्योंकि इसके अंदर ना CO2 गैस निकलती है ना। चलो मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, उससे तुम्हें समझ आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। अभी के लिए तुम्हें रिएक्शन समझ आई, अरे आई का बेडू, अरे मूर्ख बालक बालिकाओं, समझ आया, बहुत बढ़िया जी, पल्ले पड़ गया, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब तुम्हें मैं समझाता हूं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो पानी बनेगा, और सोडियम इथोनेट बनेगा। ये मेटल कार्बोनेट है, तो पानी बनेगा, सोडियम इथोनेट बनेगा, साथ साथ में गैस बनेगी जो कि है CO2। और CO2 गैस क्या करती है, टर्न्स, अरे बोलो, लाइम वाटर मिल्की, याद आ गया, लाइम वाटर को मिल्की भी कन्वर्ट करती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वाई इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, जल्दी फ्रीज हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है मतलब। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, XYZ का क्वेश्चन है, बड़ा पेपर में बहुत आता है। X जो है वो एक एल्कोहल है। When X react with the acid Y in the presence of concentrated H2SO4, a sweet smelling substance Z is produced. तो Z क्या होगा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर, यानी इथाइल इथोनेट।
एक्स क्या होगा, अरे बोल दे भाई, एक्स क्या होगा, इथेनॉल। वाई क्या होगा, इथेनोइक एसिड, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला है, व्हेन जेड यानी ये जो एस्टर है इज ट्रीटेड विद NaOH इट ब्रेक्स टू गिव Y एंड X अगेन। यानी उसने क्या करा, अरे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है कि Y नहीं होगा, X आएगा। इट ब्रेक्स टू गिव X अगेन, यानी X आपका वापस आ गया। तो यहां पर सेपनिफिकेशन रिएक्शन भी पूछी गई है। अगर तुम्हें याद हो सेपनिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर प्लस क्या, NaOH क्या बनाता है बेटा, एक तो अपना वही सोडियम इथोनेट, साथ साथ में इथेनॉल बन जाती है। तो ऐसे घुमा फिरा के देखो XYZ के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बार पूछा गया है। अ कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, यानी एक प्रकार का एसिड है, बहुत बढ़िया। एंड 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ X इन वाटर इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। यानी समझ आ गया, प्रिजर्वेटिव विनेगर किससे बनता है भैया, इथेनोइक एसिड से, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड है। आइडेंटिफाई X एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर। अब आप बता सकते हो कि X जो है वो इथेनोइक एसिड है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। कंपेयर इट्स पीएच विद नेचुरल मिनरल एसिड। अब जो पीएच होता है ना बेटा, इसका पीएच नंबर वो ज्यादा होता है, यानी ये कम एसिडिक होता है। तुम्हें याद होगा ये वीक एसिड है, ठीक है जी। X on reacting with alcohol produce sweet smelling substance। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस क्या बनता है, अरे बोल, एस्टर बनता है। इथेनोइक एसिड इथेनॉल एस्टर बनाएगा। मुझे पता है कंफ्यूजिंग है, एक दो बार प्रैक्टिस करो, इसी वजह से ऐसे घुमा फिरा के बड़े बड़े सवाल लाया हूं, वरना मैं चाहता था मैं तो थ्योरी पढ़ा के निकल जाता, पर तुम क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करोगे फिर, ठीक है। व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू X a colorless gas is produced which turns lime water milky। अब आया ना क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड, एक गैस निकलती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है, CO2 गैस निकलती है। याद आ गया, ये पूरी केमिकल रिएक्शन क्या तुम्हें याद है, ये जो पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन है, ये जो आप देख सकते हो CH3COH Na2CO3 क्या बनाता है, सोडियम, हाँ, और H2O CO2। चलिए जी बहुत बढ़िया, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और हैं जो कि एकदम सिमिलर हैं, ऐसा क्वेश्चन अभी हम एकदम सेम कर चुके हैं। आगे बढ़ा जाए, अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब आप सबने ही अपने अपने घरों के अंदर सोप और डिटर्जेंट दोनों को यूज किया होगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटा, देखो साइंटिफिकली हम फर्क देखते हैं, वैसे तो हमें पता है भैया, है ना, कि सोप से ना कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते, बट डिटर्जेंट से बहुत अच्छे से होते हैं। तो ऐसा क्यों है देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन याद रखना, सोप इज द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कैसा होता है स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। सोप कैसा होता है, ये हेड होता है, ये टेल होता है। ये जो टेल होती है ये किसकी होती है, ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और ये जो हेड होता है ये होता है सोडियम या पोटेशियम का, है ना। अगर समझ नहीं आया तो बस डेफिनेशन याद कर लो, क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ द सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, डिटर्जेंट आर दी चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड। यानी देखना, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें क्या होगा, सल्फोनिक एसिड है, ठीक है जी। अगला, इट इज नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, जबकि ये हार्ड वाटर में काम करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखो, ये हार्ड वाटर में काम नहीं करते बट ये करते हैं। अगला, रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन, सोप्स कम काम करती हैं, ये अच्छे से साफ करते हैं। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल और डिटर्जेंट्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि आप सोप्स को यूज करो, ठीक है। अब भैया सवाल ये आता है कि हार्ड और सॉफ्ट वाटर क्या है। तो देखो आपका जो ग्राउंड वाटर है ना, जो आप अंदर से निकालते हो जमीन में से, उसमें ना मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस होते हैं, जिसकी वजह से उस वाटर को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर कुछ नहीं है, इट इज द हाई मिनरल कंटेंट वाटर, इट कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन। जबकि यहां पर मैग्नीशियम कैल्शियम आयन नहीं होते सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। इट इज लेस मिनरल कंटेंट, इट कंटेन्स सोडियम आयंस। बट ये जो हार्ड वाटर होता है ना, इसमें दिक्कत क्या होती है ना, यहां पे सोप्स काम नहीं करती। सोप्स डू नॉट वर्क इन दिस, बट सोप वर्क इन सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में सोप काम कर जाती हैं। उसके अलावा एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल है ग्राउंड वाटर, और जो बारिश की बूंदी होती हैं, रेन वाटर होती हैं, वो एक प्रकार का सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि भैया ऐसा क्यों है कि ये जो सोप्स हैं वो तो भैया इसमें सॉफ्ट वाटर में तो काम कर रही हैं बट हार्ड वाटर में नहीं कर रही, गद्दारी कर बे। मैंने कहा उसका एक रीजन है, वो रीजन मैं तुम्हें एकदम डिटेल में समझाता हूं। देखो होता क्या है, ये समझो कि जब सोप, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या है, मैग्नीशियम कैल्शियम आयन है। अब मैग्नीशियम कैल्शियम आयन के साथ जब सोप रिएक्ट करता है ना, तो वो एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं बेटा, एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्कम, ठीक है, स्कम। अब ये जो स्कम होता है ना,
इसकी वजह से क्लीनिंग नहीं हो पाती कपड़ों की, है ना, झाग नहीं बनाता। झाग होता है फोम, झाग क्या होता है, फोम, ठीक है, फोम नहीं बनाता। बट डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट, ये जो हार्ड वाटर है ना, इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, इनसे इसको फर्क नहीं पड़ता, ये उसमें भी झाग बना देता है, फोम बनाता है, और स्कम नहीं बनाता। तो यही एक डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं एक बार दिखा भी देता हूं, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि व्हाई डज सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, हाउ कैन दिस बी ओवरकम, या फिर व्हाई आर डिटर्जेंट प्रेफर्ड ओवर सोप फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर। तो इन दोनों का आंसर सेम ही है कि देखो, जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, और जब ये उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये स्कम बनाते हैं, ठीक है। क्या यहां पर लिखा भी होगा आंसर पूरा का पूरा, दिस कम प्रिवेंट सोप फ्रॉम फॉर्मिंग लेदर, लेदर यानी झाग नहीं बनने देता, सो क्लीनिंग डज नॉट हैपन्स, ठीक है। अब इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स डू नॉट फॉर्म स्कम विथ Ca2 एंड Mg2 प्लस आयंस बिकॉज इट कंटेन्स सल्फोनेट, यानी इनकी जो चेन होती है वो सल्फोनेट की होती है, इसलिए स्कम प्रोड्यूस नहीं करते और ये क्लीन कर पाते हैं, ठीक है भैया। हम ये तो समझ गए कि जो सोप्स होती है ना वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करती हैं और डिटर्जेंट दोनों में काम करते हैं, वो तो हम समझ गए। बट भैया ये बताओ कि जो सोप होती है वो आखिर क्लीन करती कैसे हैं, ये तो समझाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सोप का पहले स्ट्रक्चर समझो, सोप का एक हेड है, एक टेल है। अभी जो हेड है ना, इसको ना पानी पसंद है, ये कहता है पानी पानी पानी, ये भी राजस्थान से है इसको पानी ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, फोबिक समझते हो, इसको ये क्या भैया पानी डर जाता है, ये तो बात बात पड़ जा रहा है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये इसका तो ये दीवाना है, इसका पहला लव, फर्स्ट लव इसका हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक यानी पानी से मोहब्बत, इसकी बहुत बड़ी मोहब्बत। तो अब क्या होता है बेटा, मान लो एक कपड़ा है, कपड़े में डर्ट है, ऑयल है, तो देखो क्या होता है, मान लो यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं, मान लो यहां पर एक डर्ट है, ऑयल है। अब क्या होगा कि पानी की जो टेल है वो डर्ट में भागेगी, क्यों भागेगी, पानी की बोल रहा हूं, सोप की, सोप की जो टेल है वो तो डर्ट में भागेगी, क्यों, क्योंकि उसको पानी पसंद नहीं है, वो कह रहा है कि सोप कह रहा है भैया मेरे को पानी से दूर ले जाओ। जबकि जो हेड है वो पानी की तरफ भागेगा, वो पानी की तरफ भागेगा, हाँ कि ना बेटा, हाँ कि ना, चमक रहा है, हाँ, ये पानी की तरफ जा रहा है, ये डर्ट की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच में अनबन अनबन चल रही है। इसकी वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल। और फिर क्या होता है, एक मिसाइल बन गया, डॉट जो है वो आपकी ट्रैप हो गई, देख रहे हो, डॉट ट्रैप हो गई है, डॉट अंदर फंस गई है, जकड़ रखा है ना डॉट को इन्होंने, और फिर जब आप घिसते हो कपड़ों को तो ऑटोमेटिकली पानी के साथ ये डॉट निकल जाती है, बह जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर जो है, मैं आपको एक मिनट स्ट्रक्चर दिखाता हूं, स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसाइल। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, इसको हम बोलते हैं मिसाइल, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज मिसाइल फॉर्मेशन, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम। ये डायग्राम आपको बना के आना है, ये डॉट है, टेल तो अंदर जा रही है, बट ये जो हेड है, ये जो आप हेड देख पा रहे हो बेटा, ये हेड जो है वो पानी की तरफ जा रहा है और ये मिसाइल बन के तैयार हो गया, ठीक है। मिसाइल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस इन विच soap molecule arrange themselves in water so that their hydrophobic tail clusters inward around the oil and grease while hydrophilic head move towards water, वो water की तरफ जाता है, इसको हम बोलते हैं मिसाइल। तो बेसिकली इसी मिसाइल की वजह से आपके कपड़े धुल पाते हैं यानी क्लीन हो पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई भी पूछे एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप, आपको जो मिसाइल का स्ट्रक्चर है ये हमेशा ड्रॉ करके आना है। अगर पूछा भी नहीं जाए ना कि स्ट्रक्चर के बारे में, कि ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, फिर भी ड्रॉ करके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा, सोप मॉलिक्यूल सराउंड्स द ऑयल ड्रॉपलेट, हाइड्रोफोबिक टेल अटैच्ड टू द ऑयल, हाइड्रोफिलिक हेड फेसेस द वाटर, oil gets trapped inside the missile, missiles forms an emulsion in water, dirt is lifted and washed away, यानी आप जैसे ही धोते हो तो डर्ट चली जाती है, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म गया। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। अ सोप मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रो, अच्छा इसमें ऑप्शन आपको बताने क्या होता है, पानी सर को पसंद है, टेल कहता है पानी नहीं चाहिए, यानी हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक डी आएगा, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। चलिए जी एक आखिरी क्वेश्चन आज की सभा का, और यहां पर हमारी सभा खत्म करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब X and Y containing 10 ml of hard water in each, X add a few drop of soft solution, यानी हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और इन दोनों के अंदर हार्ड वाटर डालना है। अब क्या करा, X के अंदर तो मैंने सोप डाल दिया और Y के अंदर मैंने क्या करा, डिटर्जेंट डाल दिया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब विल फोम प्रोड्यूस, झाग कहां बनेंगे। तो देखो ये जो बेचारा साबुन है वो तो हार्ड वाटर के सामने हार मान जाएगा, ये तो कहेगा भैया हम झाग ना बना पाएंगे, अपन तो स्कम बना देंगे। इस वजह से कहां पर झाग बनेंगे, तो जो वाई वाला है जहां पर डिटर्जेंट डाले हैं वहां पर झाग बनेंगे।
विच टेस्ट ट्यूब विल स्कम बी फॉर्म? स्कम कहां पे बनेगा? स्कम बनने वाला है पहली टेस्ट ट्यूब में जहां पर सोप है। क्यों? क्योंकि सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ स्कम बनाता है। राइट। तो यहां पर पूरा का पूरा ये चैप्टर सबसे टफ जो आपको लगता था, अब मुझे कमेंट में बताना सच सच, स्कूल में टफ लगा था ना, बट अब यहां से पढ़ने के बाद क्या तुम्हें टफ लगा? नहीं लगा ना? एक बार कमेंट में जरूर बताना। और एक चीज याद रखना दोस्तों, पता है अभी तुम एक स्ट्रगलिंग फेस में हो। आज शायद लोग तुम्हें भाव नहीं देते होंगे, लोग बोलते होंगे अरे ये कौन है, ये क्या है, ऐसे करते होंगे। लेकिन अपना टाइम आएगा, एक समय तुम्हारा भी टाइम आएगा। वो लोग जो कि आज तुम्हें अपने फंक्शंस में भी नहीं बुलाते ना, वो लोग तरसेंगे यार एक बार ही हमारे फंक्शन में आ जाए, एक बार हमसे मिलने आ जाए। वो समय भी आएगा, वो टाइम भी आएगा, और वो टाइम तुम खुद लाओगे अपनी मेहनत से। तो जाओ पढ़ाई करो, फोड़ के आओ। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।